पूरी स्पीच जिसकी वजह से ओबामा जीते थे वो पूरी एनएलपी बेस्ड है। ये ऐसा साइंस है जिसके बारे में अवेयरनेस कम है, लेकिन ये हर जगह यूज हो रही है। एज ए एनएलपी प्रैक्टिशनर आप क्या किसी के माइंड को, किसी के ब्रेन को कंट्रोल भी कर सकते हो? कुछ इतने हिप्नोटाइज हो सकते हैं कि उनको आप हिप्नोटाइज करके उनका नाम उनको भुलवा सकते हैं कुछ समय के लिए। देखिए, दुनिया में जितने पॉलिटिशियंस हैं वो सब एनएलपी यूज करते हैं। कि अगर आप यूएस की बात करें तो यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके लिए जो एनएलपी की कुछ टेक्निक्स हैं वो सीखना मैंडेटरी है, जैसे मिररिंग, मैचिंग। अगर एनएलपी टेक्निक को गलत तरीके से यूज किया जाए हाँ, तो कितना नुकसान किया जा सकता है? बहुत ज्यादा नुकसान किया। किस हद तक? मतलब किस हद तक आप ये समझ लीजिए कि टेररिस्ट को जो प्रोग्राम करते हैं वो भी एनएलपी यूज करते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जब हमने इतनी गहरी और कंट्रोवर्शियल बात कर ही ली है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस भी, इसमें जो टॉप मोस्ट लेवल पे बैठे होते हैं उन्हें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम लोगों को यूज कर रहे हैं। वो अपनी सेकेंड लाइन ऑफ एक्शन को प्रोग्राम कर देते हैं कि यही तो तुम्हारा लक्ष्य है जिंदगी का, यहीं से कृपा रुकी हुई है। तो वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका पंचायत विद रोहित में। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया रोहित, बहुत अच्छा लगा आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। तो सर आप एक एनएलपी कोच हो, तो सबसे पहले बहुत बेसिक चीज आप मेरे को बताओ कि एनएलपी क्या होता है? कोई इसके पीछे साइंस है या फिर केवल कुछ लोग अपनी दुकान खोल के चला रहे हैं? बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली एनएलपी क्या है। होता क्या है ना कि हम इस दुनिया में आते हैं इस ब्रेन के साथ। ब्रेन हार्डवेयर है, ठीक है, लेकिन इस हार्डवेयर के अंदर एक सॉफ्टवेयर काम करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है जिसको हम माइंड या मन कहते हैं, राइट? तो होता क्या है कि एक जिंदा इंसान और एक मुर्दा इंसान, दोनों में फर्क क्या है? ब्रेन दोनों के पास है, लेकिन एक के पास माइंड है और एक के पास माइंड नहीं है, क्योंकि जो दुनिया में है उसका मन अभी काम कर रहा है। जो दुनिया से जा चुका है उसके पास ब्रेन तो है, लेकिन उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो होता क्या है कि हम इस दुनिया में अपने माइंड से फंक्शन करते हैं, सारी चीजें हम मन से करते हैं। चैलेंज क्या है कि इस मन को हमें यूज कैसे करना है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है, सोचना कैसे है, अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं, ये सारी चीजें मन का पार्ट हैं और इसकी कभी हमें ट्रेनिंग नहीं मिलती, राइट? तो एनएलपी एक ऐसा साइंस है जो हमें ये सिखाता है कि ये सॉफ्टवेयर को आप यूज कैसे करेंगे, इस सॉफ्टवेयर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। तो बेसिकली एनएलपी हमें मन को इस्तेमाल करना और रेक्टिफाई करना सिखाता है। और ये कुछ हद तक साइकोलॉजी जैसा है। तो ये एक साइंस है जो 1970s में डेवलप हुआ था, है ना? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में 2 जीनियस थे, रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर। इन्होंने इसे उस समय डेवलप करना शुरू किया और 6-7 सालों में वो इस तरीके से डेवलप हो गया कि दुनिया सरप्राइज हो गई कि जो चीज़ें साइकोलॉजी में सेशंस से या चीज़ों से 6-6, 8-8 सालों से नहीं ठीक हो रही हैं, वो चीज़ें कई बार 1 सेशन, 2 सेशन में सही हो जा रही हैं एनएलपी से। लोगों के फोबियाज क्योर हो जा रहे हैं, कुछ और चीजें चेंज हो जा रही हैं। तो क्या है ऐसा कि इसके अंदर ऐसा क्या है? तो इन्होंने क्या है ना, 3 लोगों को स्टडी करके और उससे एनएलपी निकाली थी। तो जिसमें से एक हिप्नोथेरेपिस्ट थे, मिल्टन एरिक्सन, एक फैमिली थेरेपिस्ट थी, वर्जीनिया सटायर, और एक गस्टोल्ट थेरेपी कहते हैं, उस गस्टोल्ट थेरेपी को डेवलप करने वाले थे फिट्जपर्ल्स। तो इन्होंने उन लोगों को स्टडी किया जो ऑलरेडी साइंटिफिक फील्ड में वर्क कर रहे थे और वहाँ से निकाल के ये साइंस डेवलप की और फिर ये पॉपुलर होती चली गई। और आज तो मुझे लगता है दुनिया का शायद ही कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जहाँ पे ये यूज़ ना हो रही हो, टॉप लेवल पे। नीचे के लोगों को नहीं पता होता, लेकिन टॉप पे हो रही होती है। काइंड ऑफ अमीरों के चोचले। हाँ, बिल्कुल। उन्हें ये पता है ना कि ये दुनिया को हमें मेंटली कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वो करना कैसे है? ये सीक्रेट्स वो वहाँ पे सीख पाते हैं, जो जनरली हमें नहीं पता होते। ये आर्ट परफॉर्म कैसे होती है? जैसे आपने अभी बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो साइकोलॉजी से ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन 1-2 सेशन उन्होंने एनएलपी के लिए, तो तुरंत उनकी बीमारी क्योर हुई। तो जो इसका सेशन होता है, इस पे किस तरीके से आप वर्क करते हो या क्लाइंट से आप क्या डिस्कस करते हो या कोई थेरेपी देते हो या कोई मेडिसिन देते हो? नहीं, मेडिसिन से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि मेडिसिन मेडिकल प्रैक्टिशनर का काम है। ओके। तो होता क्या है कि जैसे साइकोलॉजी में जो अप्रोच होती थी ना, वो होती थी एनालिटिकल। जैसे किसी को फोबिया हुआ तो क्यों हुआ, कब शुरू हुआ, उसके क्या सिम्टम्स हैं। एनएलपी में हमारा सारा फोकस होता है रिजल्ट के ऊपर। आपको ये चैलेंज है और आपको इससे बाहर आना है, तो हमारा फोकस इस पे नहीं है कि ये कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कैसे हुआ। हमारा इस पे से बाहर कैसे आओगे। तो बाहर आने के लिए क्या होता है कि जैसे फोबिया की अगर बात कर लेता हूँ, तो रिचर्ड बैंडलर ने जब फोबिया बस्टर बनाया, एनएलपी में एक टेक्निक डेवलप की, तो उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को स्टडी करूंगा जो कभी फोबिया में थे और अब उससे बाहर आ गए। तो मैं ये देखूंगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे उनका फोबिया ठीक हो गया, और अगर मैं उसको एक टेक्निक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं और किसी और को उस टेक्निक से हेल्प करूं, तो वो भी अपने फोबिया से बाहर आ जाएगा।
तो ऐसे करके उन लोगों ने वर्क करना शुरू किया और बहुत सारे लोगों के फोबिया, किसी को जैसे क्लोज्ड स्पेसेस का है, किसी को एरोप्लेन का है, किसी को स्नेक का है। तो ऐसे फोबिया से लोगों को वो कई बार 1 सेशन या 2 सेशन में लगभग पूरी तरीके से रिकवर करा दिया उन लोगों ने। तो इतनी पावर थी इसमें, क्योंकि ये सोचने का तरीका बदल गया कि आप फोबिया में जा रहे हैं तो आप अलग तरीके से सोच रहे हैं। और माइंड को अगर ट्रेन कर दिया जाए कि उस सिचुएशन में ऐसे नहीं, ऐसी इमेजेस क्रिएट करनी है, अपने आप से ये बात नहीं करनी है, ये बात करनी है, तो आप उससे बाहर आ जाओगे। जो सेशन की आपने बात की, तो सेशन में नॉर्मल 1 टू 1 डिस्कशन ही होता होगा कि आप क्लाइंट से कुछ बात कर रहे हो या उसके ट्रॉमा के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो उस पे हीलिंग कैसे होती है? असल में क्या होता है ना, जब हम अपने प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से पूछते हैं, तो कई बार हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, बढ़ा देते हैं। हुँ। राइट? जैसे सपोज़ करिए कि किसी इंसान को हुँ। के साथ कोई, सपोज़ करो कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया। या अब आप उससे पूछो आपके साथ क्या हुआ था? हुँ। अब वो उसे डिटेल में बताएगा तो उसका तो ट्रॉमा दोबारा जीवित हो गया ना, रीलिव कर रहा है वो उसे। राइट। तो एनएलपी में हम ऐसा नहीं करते। ओके। एनएलपी में हम क्या करते हैं, हम उससे जब बात करते हैं, इसमें दोनों तरह की चीज़ें होती है। डिस्कशन भी होता है, क्योंकि कुछ कमांड्स होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं हुँ। जो हम डिस्कशन करते समय ही सामने वाले को ऐसे कमांड्स देते हैं जो उसे नहीं पता चलता कमांड्स हैं, ओके। लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होना शुरू हो जाता है। इसे हम कहते हैं प्री हिप्नोटिक सजेशंस, यानी कि वो हिप्नोटिक, वो सम्मोहन के सजेशंस जिससे उसका माइंड प्रोग्राम होना शुरू हो गया, अभी उसे पता नहीं है, ओके। लेकिन उसका इफेक्ट उसको कुछ समय बाद दिखता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में एक इंसान को उसका ट्रॉमा रिलिव नहीं करना पड़ता। हम उससे कुछ इस तरह के सवाल पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, आपके साथ जो हुआ, मानो कि वो एक टीवी स्क्रीन पे चल रहा है और आप उसे दूर से देख रहे हो। हुँ। तो अब इसका मतलब हमने उसको उस ज़ोन में नहीं डाला कि वापस आपके साथ क्या हुआ था, आप याद करो और बताओ। हम कह रहे हैं आप ऐसे सोचो टीवी पे चल रहा है। अच्छा ये बताओ उस सिचुएशन में क्या कोई और पॉसिबिलिटी थी? यानी अब हमने उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदलना शुरू कर दिया। अब जब उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदलना शुरू हो जाता है, तो फिर अब क्या होता है, एक एक्सेप्टेंस उसकी आ गई इस लेवल पे कि हाँ यार, ये चीज़ें हुई थी, ये ज़िंदगी का बीता हुआ कल है। फिर हम उसके माइंड के अंदर जो इमेजेस है, जो उसको परेशान कर रही हैं, फिर हम उसको कई बार टेक्निक्स कराते हैं कि आप अपनी आँखें बंद करो, अब आप इसको, इस पिक्चर्स को ऐसे चेंज करो, इन साउंड्स को ऐसे चेंज करो, इन फीलिंग्स को ऐसे चेंज करो, और उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग बदल जाती है। फिर हम कहते हैं अब सोचो उस इवेंट के बारे में, अब उसे वो फीलिंग नहीं आ रही। अब उसे ये तो पता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन अब जो उसका दर्द है, जो उसका पेन है, हुँ। वो फीलिंग, वो प्रोग्रामिंग चेंज हो गई। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे सेशन 45 मिनट्स, 1 आवर इस तरह के होते हैं, और आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी में तो कई बार ऑनलाइन भी हो जाते हैं। मतलब अच्छा। फिज़िकली नहीं भी वो पर्सन है, तो ऑन ज़ूम हम उससे बात कर रहे हैं और कई बार उसको हेल्प की जा सकती है। बट स्टिल अभी भी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि जो आपने सेशन बताया, कि जो आपने टेक्निक बताई, उस पे और साइकोलॉजी में फिर डिफरेंस क्या है? क्योंकि जो साइकोलॉजिकल सेशन भी आपका होता है, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट बताता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की कोशिश करता है, आपका ट्रॉमा से आपको बाहर निकालने की कोशिश करता है। हुँ। तो ये तो एक सिमिलर पाथ मेरे को लग रहा है। हाँ, दोनों में सिमिलैरिटी है, हुँ। लेकिन दोनों सेम नहीं है। सिमिलैरिटी के बावजूद भी डिफरेंसेस हैं। जैसे जनरली क्या होता है, क्योंकि मैं तो साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, और वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी साइंस है। एनएलपी में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट क्या हो जाता है कि हम रिजल्ट पे जब बात करते हैं, रिजल्ट पे फोकस करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि आपको रिजल्ट चाहिए क्या? तो हम उसके ट्रॉमा के डिटेल्स में नहीं जाते हैं। कब शुरू हुआ, क्या हुआ, पूरी डिटेलिंग बताओ, क्या-क्या हुआ था, एक-एक घटना बताओ, क्योंकि साइकोलॉजी में होता है। हुँ। आप पूरी वो स्क्रिप्टिंग करते हैं, फिर हुँ। आपको एक-एक चीज़ पे सजेशन देते हैं। एनएलपी की जो बेसिक है ना, वो ये कहता है माइंड के अंदर की जो दुनिया है, वो हुँ। 3 चीज़ों से बनती है, विजुअल्स, ऑडियोज़ और फीलिंग्स। ठीक है। तो हम कहते हैं कि वो कौन-सा विज़ुअल है जो आपके माइंड में आज भी है, उस इवेंट से रिलेटेड जो आपको परेशान कर रहा है? कौन-सी साउंड्स हैं जो आज भी परेशान कर, कुछ आप अपने आप से कह रहे हैं या किसी और की साउंड है जो मन में है? और कुछ आपने एक्सपीरियंस किया, फ़ील किया, राइट? तो हम क्या कहते हैं कि इस फ़ाइल की वजह से ये प्रॉब्लम आज इंसान की ज़िंदगी में है, अगर हम इस फ़ाइल को ही बदल दें, ओके। मतलब हमें कंटेंट में, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो एनएलपी में एक स्टेटमेंट होता है, इफ यू चेंज द स्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस गेट्स चेंज्ड। यानी कि अगर आप उसके स्ट्रक्चर को बदल देंगे तो एक्सपीरियंस बदल जाएगा। मैं आपको कहता हूँ रोहित, एक सिंपल सी चीज़ सोचिए, आप एक मूवी में गए, आपको मूवी बहुत पसंद आई। कोई मूवी बताइए जो बहुत पसंद आई हो? ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, मान के चलो। अब आप सोचिए कि आप उसी मूवी को देखने गए होते, लेकिन वहाँ पे साउंड सिस्टम अच्छा नहीं होता, वॉल्यूम अच्छी नहीं आ रही होती, या उसमें नॉइज़ में डिस्टर्बेंस होता, क्या वही फीलिंग आती? नहीं आती। नहीं आती। क्या बदल गया?
बातें वही कही जा रही हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदलते ही आपकी फीलिंग बदल गई। वही मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में होती तो क्या सेम फीलिंग आती? नहीं आती। नहीं आती, राइट? आप जिस थिएटर में बैठे थे, अगर वहाँ पे एयर कंडीशन ना होता और गर्मी लग रही होती, पसीना आ रहा होता, क्या आपको सेम फीलिंग आती? बिल्कुल नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती। यानी वही मूवी जो आपको बहुत अच्छी लगी, उसका स्ट्रक्चर बदलते ही आपका एक्सपीरियंस पूरा बदल जाता। तो एनएलपी क्या कर रही है, वो स्ट्रक्चर बदल रही है, यानी कि वो विजुअल्स को बदल रहे हैं हम, उन ऑडियोज़ को बदल रहे हैं, उन फीलिंग्स को बदल रहे हैं, और वो बदलते ही उस इंसान का एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। तो इस वजह से ये बहुत फास्ट काम करती है। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास तो एक प्रॉपर डिग्री होती है। हाँ, हाँ। क्या एनएलपी में भी ऐसा कोई डिग्री कोर्स है या फिर कोई सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज किया जाता है कि आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि रिचर्ड बैंडलर, जॉन ग्रिंडर ने एनएलपी डेवलप की। जब एनएलपी डेवलप हुई, ये दोनों ने बहुत अच्छी साइंस डेवलप की, जो साइकोलॉजी और बाकी साइकोलॉजी, हिप्नोसिस, फैमिली थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी, इन सारी चीज़ों पे बेस्ड थी। तो इनका बेस तो वो सारा साइंस था जिसके लिए लोग कोर्सेज़, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ और डिग्रीज़ करते हैं। लेकिन ये जो पूरी की पूरी साइंस इन्होंने डेवलप की, इसके लिए कोई दुनिया में पूरी अथॉरिटी नहीं है जो आपको कहती है कि आपने ये कर लिया, तो हम आपको एक यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट देते हैं या मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं। तो हुआ क्या कि बाद में जब ये बिज़नेस मॉडल में कन्वर्ट हुआ, तो ऐसा हो गया कि जो ऑर्गेनाइज़ेशन या जो ट्रेनर एनएलपी सिखाते हैं, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया कि आपने मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम जॉइन कर ली, तो वी सर्टिफाई यू। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे एनएलपी ट्रेनर हैं, इंडिया में भी भरे पड़े हैं, जो अपने नाम के आगे, जैसे पहले फेसबुक पे आपने देखा होगा, पहले हर कोई लाइफ कोच था। राइट। एक समय हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच था। उसी तरीके से आज फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम की दुनिया में आपको बहुत सारे एनएलपी कोच दिखेंगे, वो कहेंगे सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर या सर्टिफाइड एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर। मैं इसे ये कहता हूँ कि यू आर सर्टिफाइड बाय द रिजल्ट्स दैट यू प्रोड्यूस। ओके। एक्चुअली सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी इंसान की ज़िंदगी में वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तब उसकी वैल्यू है। अदरवाइज़ मेरे पास 10 सर्टिफिकेट हों, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस चीज़ के लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़िम्मेदारी वाली है। आप ये नहीं कह सकते कि ये इंसान सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर है, तो ये मुझे हील कर ही देगा या ये मेरे इश्यू को सॉल्व कर ही देगा, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। उस सर्टिफिकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी वजह से मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि जब किसी से आपको हेल्प लेनी हो, तो आप उसके कुछ कंटेंट को, कुछ चीज़ों को देखिए जिसके साथ आप रिलेट कर पा रहे हैं, उसके साथ आप कनेक्ट करिए। इसके पीछे मत जाइए कि वो आपको कह रहा है कि मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड हूँ। वो उन्होंने 5 डेज़ का, 10 डेज़ का या 15 डेज़ का कोर्स किया और कोर्स के एंड में सर्टिफिकेट मिल गया। सर्टिफिकेट ये नहीं बताता कि आपके पास स्किल है, वो सिर्फ़ ये बताता है आपने ये कोर्स किया है। बट अगर ये इतना इफ़ेक्टिव है, हुँ, आप बता रहे हो कि आप एक पूरा ट्रॉमा, सिचुएशन, विजुअल्स हर चीज़ आप चेंज कर सकते हो। हुँ। तो गवर्नमेंट ने कभी इस पे कोई फ़ोकस नहीं किया कि जैसे साइकोलॉजिस्ट को वो एक डिग्री प्रोवाइड करते हैं, उनको एक प्रॉपर डेज़िग्नेशन प्रोवाइड करते हैं कि नाउ यू आर अ साइकोलॉजिस्ट और आप लोगों को हील कर सकते हो। हुँ, हुँ। अगर एनएलपी इतना ज़्यादा पावरफुल है तो कभी ये गवर्निंग बॉडी में या फिर कभी ऑथराइज्ड सर्टिफिकेशन में क्यों नहीं आया? हाँ, बताता हूँ, उसको आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। एक्चुअली क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स होते हैं, वो बड़े स्लो पेस पे चेंज होते हैं। हुँ। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सालों से, मतलब हमने जो बचपन में पढ़ा है, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बड़े भाई-बहनों ने भी वो पढ़ा है, और हमारी किताबें सालों तक चेंज नहीं हुई थी, अभी पिछले कुछ सालों में चेंज हुई हैं, जी। राइट? उसके पहले नहीं चेंज हुई थी। इसी तरीके से अगर हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो आज जो साइकोलॉजी पढ़ी जाती है, उसे मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। इसके पहले कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल साइकोलॉजी थी। तो जब मॉडर्न साइकोलॉजी डेवलप हो रही थी, तो इसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। मतलब इसे डिनाई कर दिया जाता था कि ये मॉडर्न साइकोलॉजी जो है, इसका हुँ। कोई मतलब नहीं है, अभी भी हम वही साइकोलॉजी पढ़ेंगे जो फ्रायड और उसके पहले के टाइम की थी, ठीक राइट? है। तो जब कोई नई चीज़ आती है ना, तो गवर्नमेंट को या चीज़ों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत समय लगता है कि ये ऐसी भी कोई चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा। हुँ। मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक पार्टिसिपेंट महाराष्ट्र से, उन्होंने कोर्स जॉइन किया मेरा एनएलपी का। ठीक है। तो मैं जनरली लोगों से पूछता हूँ कि आपने ये कोर्स क्यों जॉइन किया है? मतलब व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो साइकोलॉजी का जो उनका इंडेक्स है, जो कंटेंट हमें पढ़ाया जा रहा है, उसमें इंट्रोडक्शन टू एनएलपी भी है। तो मुझे ये लगा कि ये एनएलपी क्या चीज़ है? हुँ। तो वहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो मुझे लगा कि फिर इसे मुझे और समझना चाहिए। तो एट लीस्ट वहाँ पे ये एक्सेप्टेंस आ गई है कि एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ाई जानी चाहिए, तो थोड़ा इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि अगले 8-10 सालों में शायद
ये चीज़ें दिखने लगेंगी, क्योंकि जहाँ पे भी मैं सेशंस कर रहा हूँ, जब भी कोई स्कूल कॉलेज मुझे इनवाइट करता है या अच्छे लोग आते हैं सेशंस में, तो वो ये सवाल ज़रूर पूछते हैं, सर ये इतना पावरफुल साइंस स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? एग्ज़ैक्टली। तो मैंने कहा ये बात आपके जैसे लोगों को समझने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और एक चैलेंज क्या है कि एनएलपी सिखाने के लिए एनएलपी का टीचर एनएलपी नहीं सिखा सकता, एनएलपी का प्रैक्टिशनर एनएलपी सिखा सकता है, क्योंकि एनएलपी थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस है। इसीलिए इसे प्रैक्टिशनर कहते हैं। क्योंकि इफ़ यू प्रैक्टिस एनएलपी तभी आप अपने एक्सपीरियंस से सिखा पाओगे, वरना किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ है, चैट जीपीटी पे सब कुछ लिखा हुआ है। पूरी दुनिया पढ़ ले एनएलपी वहाँ से। तो जितने एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं उनको भी साइकोलॉजिस्ट या फिर अदर एनएलपी प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट रहती है कभी-कभी, क्योंकि जब आप इतनी नेगेटिव चीज़ों के साथ डील कर रहे होते हैं तो आपका माइंड भी थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि एक तो एनएलपी खुद हमें ये बताती है कि आप अपने माइंड की जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है उससे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते ठीक हैं, है। राइट? तो काफ़ी हद तक तो आप अपने आप को, अगर आप एनएलपी अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप अपने आप को हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी ने अपना चैलेंज, अपना इश्यू एक्सप्लेन किया या चीज़ें की और पता चला वो हल्का होके चला गया और आप भारी होके आ गए, एग्ज़ैक्टली। राइट? तो उस सिचुएशन में कई बार काउंसलर्स को भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। बिकॉज़ एक पुरानी कहावत है कि डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता। हाँ, तो उस सिचुएशन में कई बार उसे ज़रूरत होती है कि वो किसी और से इंटरेक्शन करे, तो ये दोनों तरह से हो जाता है। जैसे कुछ एनएलपी के प्रैक्टिशनर्स आपस में टच में हैं, हुँ। तो वो एक-दूसरे को हेल्प कर देते हैं, या कभी कोई ज़्यादा इश्यू है, तो वो भी काउंसलिंग की हेल्प ले सकते हैं, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, करना चाहिए। और एनएलपी की रिक्वायरमेंट किस-किस इंसान को हो सकती है? मेरा आंसर है, दुनिया के हर इंसान को ज़रूरत है। क्यों? देखिए, हम इस पूरी दुनिया को माइंड से गवर्न करते हैं, माइंड से हैंडल करते हैं। लेकिन अगर हमें माइंड को यूटिलाइज़ कैसे करना है, इसे यूज़ कैसे करना है, इसे हैंडल कैसे करना है, इसे रेक्टिफ़ाई कैसे करना है, यही नहीं पता, हुँ। तो हम फिर अपने माइंड का मैक्सिमम पोटेंशियल कैसे यूज़ कर पाएँगे? तो हर इंसान को ज़रूरत है। जैसे आज मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं रेंज की बात करूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी छोटे हैं, उनके पेरेंट्स को एनएलपी की ज़रूरत है। अगर उन्हें एनएलपी की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उनको पता चलेगा कि अपने बच्चों से क्या कन्वर्सेशन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे उनके मन पे क्या असर पड़ रहा है। जनरली पेरेंट्स को नहीं पता, राइट? तो यहाँ से शुरुआत होती है। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं, तो उस सिचुएशन में उनको लर्निंग करने के लिए हर बार नया सिलेबस दे दिया जाता है। लेकिन क्या हमने उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी को भी बढ़ाया है? 7th से बच्चा 8th में चला गया, उसकी एज ही तो बढ़ी है। हुँ। उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी में क्या आपने उसको एनहांस दे दिया, या क्या उसको इम्प्रूवमेंट दे दिया जिसकी वजह से वो नई चीज़ें सीख पाए? हुँ। अगर उसके लेवल की एनएलपी उसको सिखाई जाए, जिसमें मेमोरी टेक्निक्स हो सकती है, एनएलपी का एक एप्लीकेशन मेमोरी टेक्निक्स भी है, ओके। राइट? उसको मेमोरी टेक्निक्स दे दी जाए, उसको अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करके रखना है, उसको ये सिखा दिया जाए, उसको हुँ। पब्लिक स्पीकिंग का फ़ियर कैसे हटाना है, एग्ज़ाम का फ़ियर कैसे हटाना है, अगर ये चीज़ें वो सीख ले, तो उसकी परफ़ॉर्मेंस कितनी बेटर हो सकती है। राइट। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है। फिर अगर हम बात करते हैं, जब लोग कॉलेजेस में वगैरह में आते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, आज आप किसी भी जगह जॉब करते हैं, जाते हैं, तो आपकी जो प्रोफ़ेशनल एजुकेशन है, आपके पास भी वही है, हुँ। और दूसरे जो आपके साथ 100 और बच्चे सेम कोर्स करके निकल रहे हैं, उनके पास भी वही है। लेकिन कंपनी ये चाहती है कि मुझे वो सिर्फ़ एक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, एक ऐसा इंसान चाहिए जो मार्केट की सिचुएशंस के साथ डील कर सके, जो अपने इश्यूज़ हैंडल कर सके, जो जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो। तो एनएलपी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है एक इंसान को। ओके। मतलब एनएलपी को आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हैं, उसके कोर में अगर आप जाएँगे, तो आपको एनएलपी मिलेगी। मतलब एनएलपी के वही प्रिंसिपल्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं अलग-अलग जगह। जैसे एक बुक है ना, बहुत फेमस है, 7 हैबिट्स, या 7 हैबिट्स। है ना, स्टीफन कोवी की। यस। उसमें एक चैप्टर है, मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। ओके। ये एनएलपी का एक स्टेटमेंट है। एनएलपी में एक स्टेटमेंट है, उसे कहते हैं प्रीसपोज़िशन, उसे हम कहते हैं गाइडिंग बिलीफ्स। तो उसमें से वो एक स्टेटमेंट है, मैप इज़ नॉट द टेरिटरी, जो वहाँ पे पूरा चैप्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट की दुनिया में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं डिटेल में, अच्छा है, सिखाना चाहिए। उसके पीछे आप बैक में जाएँगे, तो कोर में आपको कोई ना कोई एनएलपी का प्रिंसिपल, कोई ना कोई एनएलपी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अभी आपने एक बात बताई कि जो 7th क्लास का बच्चा है वो केवल 1 साल बड़ा होके 8th क्लास में गया है, लेकिन हमने उसकी ब्रेन को डेवलप नहीं किया है। तो हुँ, सपोज़ अगर आपके पास कोई 7th क्लास का बच्चा आता है और उसको आपको ट्रेन करना है फॉर 8th क्लास, तो आप हुँ। कैसे, किस प्रोसीजर के थ्रू उसको आप ट्रेन करोगे? हाँ, तो इसमें क्या होता है, हम स्पेसिफिक तरीके से नहीं करते कि 7th से 8th में ही जाएगा। ओके। मतलब ऐसा किया जा सकता है, हुँ। लेकिन क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है, तो मैं नहीं करता। मैंने क्या किया है, मैंने एक मेमोरी कोर्स बनाया है। ओके। उस कोर्स में मैंने एक गिफ्ट कोर्स भी ऐड कर दिया है, एनएलपी फॉर स्टडीज़। हुँ। तो इसमें एक बच्चा ये सीखता है कि एक्चुअली हम मेमोराइज़ कैसे करते हैं और हम रिकॉल कैसे करते हैं।
क्योंकि जनरली हमने एक ही मेथड सीखा है, वो है रट के याद करना, जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इट इज़ द पुअरेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। ओके। मतलब रट के याद करना हमें बचपन से आज तक सिखाया गया है, और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये याद करने का सबसे घटिया तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है जब आप लिंक्स बनाते हैं, जब आप अपने माइंड में इमेजेस बनाते हैं, जब आप माइंड मैप्स बनाते हैं, इस तरीके से। तो मेरा एक कोर्स है, उस कोर्स के थ्रू बच्चे मेमोराइज कैसे करना है ये सीख सकते हैं, अपने माइंड की क्रिएटिव पावर को यूज़ करना सीख सकते हैं। तो जब वो ये सीखने लगते हैं और यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे-धीरे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। जब क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, तो वो चीज़ों को फास्टर मेमोराइज़ कर पाते हैं। जब वो ये समझ जाते हैं कि हमें रिकॉल कैसे करना है, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि कई बार आपने ऐसा ऑब्ज़र्व किया होगा, आपने अपनी लाइफ़ में भी देखा होगा कि एग्ज़ामिनेशन में आप गए, क्वेश्चन आया, उसका आंसर आपको पता है कि मैंने पढ़ा था, लेकिन याद नहीं आ रहा। यस। जैसे ही एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आए, अपनी कॉपी सबमिट की, आंसर आ गया, याद आ गया। और अब हम माँग रहे हैं, सर कॉपी दे दो, मैं लिख देता हूँ, और वो टीचर देने को तैयार नहीं। हाँ। तो मैं कहता हूँ, अगर बाद में याद आ गया, तो इसका मतलब पहले भी याद था, मतलब पहले भी दिमाग में ही था, कहीं अलग से तो आपने आंसर देखा नहीं। उस समय सिर्फ आप उस आंसर को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो क्यों नहीं एक्सेस कर पा रहे थे? क्योंकि जब आपने लर्न किया था, आप लर्निंग मोड में थे, अब आप रिकॉल कर रहे हैं, आप एंजाइटी मोड में हैं, या आप फियर मोड में हैं। तो वो एंजाइटी या फियर ने आपके उस कंटेंट का जो स्टोर हाउस है, उसका दरवाज़ा शट कर दिया। आपको मिल नहीं रहा वो आंसर, और जैसे ही वो खत्म हुआ, वो रिवील हो गया। तो एनएलपी के इस एप्लीकेशन से हम अपने माइंड को यूटिलाइज करना सीख सकते हैं। तो वो बच्चा जिसका सिलेबस लगातार बढ़ रहा है, अगर वो शुरू में ही ये टेक्निक सीख ले, और कॉन्फिडेंस और भी कुछ चीज़ें जो उसमें मैंने इंक्लूड की हैं, वो सीख ले, तो क्या होगा कि उनको, उसके लिए लाइफ के ये चैलेंजेस नहीं रहेंगे, उसके लिए फन हो जाएगा ये सारी चीज़ें करना, लर्निंग फन हो जाएगा। मैं एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, जी। बच्चों से पूछता हूँ, जब भी कभी कोई मुझे स्कूल इनवाइट करता है, मैं कहता हूँ, ये बताओ, आपको कंटेंट पढ़ के समझने में ज़्यादा मेहनत लगती है, या उसे याद करने में ज़्यादा मेहनत लगती है? तो आंसर होता है, याद करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर टीचर अच्छा है और उसने एक्सप्लेन कर दिया, और मैं समझना चाहता हूँ, तो मुझे समझ आ जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में समझ का टेस्ट नहीं होता। आपने कितना अच्छे से उसे पेपर पे प्रेज़ेंट किया, उसका टेस्ट होता है। तो वो पॉइंट्स एग्ज़ाम में 5 पॉइंट्स याद किए थे, अब 3 ही याद आ रहे हैं। तो ये जो चैलेंज है, ये ओवरकम कर सकते हैं अगर हम मेमोरी टेक्निक सीख जाएँ। तो एक बच्चे की कैपेबिलिटी अगर आप बढ़ा देंगे, तो सिलेबस बढ़ने के साथ-साथ वो आगे बढ़ता चला जाएगा, उसको वो इश्यू नहीं आएगा। वरना वो बेचारा कॉपी लेके 6-6 घंटे रट रहा है, याद कर रहा है, और एग्ज़ाम में भूल जा रहा है। राइट। ह्यूमन ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड। तो जो एनएलपी प्रोग्राम है, एनएलपी ट्रेनिंग है, तो वो आपके ब्रेन के किस पार्ट को अफेक्ट करती है या किस पार्ट को ट्रेन करती है? बिल्कुल। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, सबसे पहले तो ब्रेन जो है, ब्रेन हार्डवेयर है। ठीक है। ब्रेन में जो 2 पार्ट होते हैं, वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस नहीं होते हैं। ब्रेन में 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ओके। ये जो पार्ट्स आप कह रहे हैं, ये बेसिकली पार्ट्स नहीं होते हैं, ये लेवल्स होते हैं, और माइंड के लेवल्स होते हैं। यानी इस ब्रेन के अंदर काम करने वाला जो सॉफ्टवेयर है, ये 2 लेवल पे काम करता है। ठीक है। लेमैन लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसका नाम अलग है। जी। लेमैन लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं कॉन्शियस लेवल और सबकॉन्शियस लेवल। ओके। एनएलपी की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। तो कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयरनेस, जहाँ आपका ध्यान है वो कॉन्शियस लेवल पे, जहाँ आपका ध्यान नहीं है, जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर हाउस में पड़ी हुई हैं, जहाँ पे चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, वो सब कुछ माइंड के सबकॉन्शियस लेवल पे है। ठीक है। तो एनएलपी आपको प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस की देता है, क्योंकि कॉन्शियस लेवल हमारी ज़िंदगी में लगभग 10% रोल प्ले करता है, 90% रोल अनकॉन्शियस करता है, या जिसे सबकॉन्शियस कहती है दुनिया, सबकॉन्शियस कहता है। तो ये 90% को प्रोग्राम करना सिखाता है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हर सिगरेट पीने वाले को पता है सिगरेट नुकसान करती है। नुकसान करती है, नहीं पीनी चाहिए। ड्रिंक करने वाले को पता है कि ड्रिंक नुकसान करती है, नहीं करना चाहिए। जो इंसान अपने काम को कल पे टाल रहा है, उसे भी पता है कि एक्शन मोड में रहना चाहिए, काम को कल पे नहीं टालना चाहिए। तो ये जितनी चाहिए की लिस्ट है, ये सब कॉन्शियस माइंड को पता है। लेकिन हम करते वो नहीं है जो हमें कॉन्शियस माइंड में पता है, हम करते वो हैं जिसकी प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस में पड़ी हुई है, और उसकी प्रोग्रामिंग चेंज करना हमने कभी सीखा नहीं। इस वजह से हमारी विल पावर हार जाती है। इसीलिए एक इंसान कहता है, यार मैंने सिगरेट छोड़ी तो थी, 4 दिन छोड़ी, आज फिर से उठा ली। यार मैंने काम करने के लिए सोचा तो था, गोल बनाया, 4 दिन 6 दिन बहुत लग के काम किया, उसके बाद छूट गया। अच्छा। जैसे आपने बताया कि मैं 2011 से जिम जा रहा हूँ। या तो आप जिम कॉन्शियस डिसीजन की वजह से जा रहे हैं, या हर रोज अंदर से मन करता है जिम जाने का? हर रोज अंदर से मन करता है। हाँ, तो ये जो प्रोग्रामिंग है, जो मन करता है, ये कहाँ है? ये सबकॉन्शियस में है। ओके। और जितने लोग ये चाह रहे हैं कि यार मैं कल से जाऊँगा, नया ट्रैक सूट भी ले लिया, शूज़ भी ले लिए, वो सबकॉन्शियस लेवल पे। जिम की फीस भी जमा कर दी। हाँ, वो पूरे साल की जमा करते हैं लोग।
इसीलिए कि मतलब माइंड मेरा वो कहे कि यार पैसा दे दिया अब तो जाओ जिम। हाँ, लेकिन वो होता नहीं है। नहीं होता, वो क्योंकि जब पॉसिबल तक नहीं। आपकी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगी, जब आपकी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग बदल गई, आपके माइंड में वो पैटर्न्स बन गए, आपके माइंड में वो उसके साथ ग्लूड हो गए कि हुँ, इसका मुझे एडवांटेज ज़िंदगी में क्या मिलेगा, और ये आपने फ़ील कर लिया, सिर्फ लॉजिकली नहीं, फ़ील कर लिया। हुँ, तो फिर क्या होगा कि फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब वो प्रोग्रामिंग का पार्ट है। ओके। तो एनएलपी हमें सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना सिखाता है, ये इसकी ब्यूटी है। और जो हमारे नेगेटिव पैटर्न्स है उसकी भी प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, उसे ये डिलीट करना भी सिखाता है। अच्छा, हम अपने माइंड से नेगेटिव प्रोग्रामिंग को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज़ करिए कि कोई इंसान है, मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। हाँ, मेरे एक पार्टिसिपेंट हैं, उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया हाँ, कि भई तुमने अंडा खा लिया ना, हुँ, तो समझो ज़िंदगी खत्म है। ठीक। अब वो बेचारे टेंशन में कि यार कहीं मैंने कोई केक-वेक खा लिया, उसमें अंडा पड़ा रहा तो क्या हो जाएगा? कहीं मैंने कोई कुकीज़ खा ली। अब वो हर जगह वो देख रहे हैं ब्राउन डॉट तो नहीं है कहीं? हुँ, तो मेरे वर्कशॉप में आए थे, तो मैंने बोला कि बिल्कुल सही बोला उस एस्ट्रोलॉजर ने, बस बात पूरी नहीं की। हुँ, मतलब मैंने कहा, उन्होंने कहा था कि भाई अंडा खा लिया तो ज़िंदगी खत्म है, हाँ। अंडे की। आपकी नहीं। आपकी नहीं। हाँ, अब ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन वो जो बिलीफ माइंड में गया था, वो बिलीफ क्या हो गया? ब्रेक हो गया। चेंज हो गया है। तो जैसे ही आपका बिलीफ चेंज होता है, वैसे ही आपकी पूरी फीलिंग बदल गई। अब आपको जिस चीज़ पे बहुत फ़ेथ था कि इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर ने कहा है, मैंने मेरे से 1 लाख रुपए भी लिए यही बताने का, तो अब आपने उसको क्वेश्चन कर दिया। तो एनएलपी में ऐसे कम्युनिकेशन के बहुत सारे पैटर्न हैं, जिससे हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग्स को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, किसी ने सपोज़ करिए कि कह दिया आपको कि यार तुम ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे कभी भी। अब वो बात मन के अंदर घूम रही है। घूमने लगी। अब होता क्या है कि या किसी को सपोज़ करिए, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि यार तुम कितनी भी मेहनत करो, तुम्हारा काम लास्ट में खराब हो जाता है। ये सबने सुना हुआ है। अब उसके माइंड के अंदर ये बिलीफ है कि मेरा काम लास्ट में खराब हो जाता है, तो लास्ट में ही वो कुछ अननोइंगली ऐसा करेगा जिससे उसका काम खराब हो जाए। क्योंकि माइंड के लिए ये कमांड है। तो इंसान अनजाने में कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसा बिहेवियर, कुछ ऐसा डिसीज़न ले लेता है जिससे उसकी चीज़ें खराब हो जाती हैं। और जिसका पैटर्न वो बहुत टाइम से बनाता चला आ रहा है। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। तो अब क्या है, अगर आप उसमें एनएलपी का एक स्टेटमेंट यूज़ कर लें या प्रोग्रामिंग को चेंज कर दें, जैसे मैं कहता हूँ आप एक काम करो, आपके मन में ये बात है? हाँ, है। किसी इंसान की आवाज़ में, आपकी खुद की आवाज़ में है। अब वो कहता है कि यार मुझे तो लग रहा है अब मेरी ही आवाज़ में, इतनी बार मैंने सोच लिया, ठीक है। ठीक है। तो मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, ज़िंदगी में कभी डोनाल्ड डक, मिक्की माउस या कोई और कार्टून क्रिएचर देखा है? हाँ, देखा है। उसकी आवाज़ सुनी है? हाँ, सुनी है। मैंने कहा अब उसी स्टेटमेंट को आप एक कार्टून क्रिएचर की आवाज़ में सुनो। हुँ, जैसे वो कार्टून क्रिएचर कह रहा है, "तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी चीज़ें लास्ट में खराब हो जाती हैं।" और अब इस तरीके से इसे 10 बार सुन लो। अब आप सुनने की कोशिश करो कि आपका काम लास्ट में खराब हो जाता है, अब आपको कार्टून की आवाज़ आएगी। और अब जब कार्टून की आवाज़ आएगी, तो क्या वो कार्टून की आवाज़ आपको वैसे इफ़ेक्ट करेगी जैसे पहले कर रही थी? नहीं। नहीं करेगी, आपकी फीलिंग ही बदल गई। यही है प्रोग्रामिंग चेंज करना। मतलब अगर हम इसकी गहराई समझ जाएँ, एनएलपी पावरफुल बहुत है, लेकिन सिंपल भी है। सिर्फ होता क्या है, समझने की ज़रूरत है कि वो विज़ुअल्स को बदलना कैसे है, वो ऑडियोज़ को बदल, जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया यस। अभी। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं-कहीं ज़िंदगी में स्टक थे, हुँ, और एक-एक स्टेटमेंट, एक-एक टेक्नीक उनकी ज़िंदगी बदल देती है, क्योंकि वो रुके ही उस वजह से थे। अब वो प्रोग्रामिंग ही चेंज हो गई जब, अब वो प्रोग्रामिंग इफ़ेक्ट ही नहीं कर रही। अब आप सोचिए, आप कोई काम करने जा रहे हैं और अंदर से आवाज़ आती थी कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन अब आवाज़ आ रही है, तुम तो नहीं कर पाओगे। अब आपको उसी बात पे हँसी आने लगेगी। अब ये क्या फालतू की बात है, पागलपने की बात है। राइट, राइट। तो इट इज़ जस्ट कि हाउ यू प्ले विद योर माइंड, आप अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को बदलते कैसे? क्योंकि आप जानबूझ के आवाज़ नहीं लाते ये सबकॉन्शियस से ऑटोमैटिकली आती है। अगर आपने फ़ाइल को ही बदल दिया तो अगली बार वो आवाज़ आएगी और आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। एक लाइव क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ, एक वास्तु कंसल्टेंट आए थे, उनका हाँ, मैंने पॉडकास्ट किया था। हाँ। तो मैं हमेशा इस साइड बैठता हूँ और ओके। गेस्ट सामने बैठते हैं। उन्होंने बोला कि आपको उस साइड बैठना चाहिए हुँ, हुँ। और गेस्ट को आपको यहाँ बैठाना चाहिए। हाँ, हाँ। इससे आपकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। हुँ, हुँ। अब वो चीज़ मेरे माइंड में तब से घूम रही है कि यार मैं, क्योंकि जो मेरा फेस है वो मेरा फेस इस साइड से ज़्यादा बेटर आता है, उस साइड से मेरा फेस बेटर नहीं आता है। तो अब ये इस चीज़ को मैं अपने माइंड से कैसे ओवरकम करूँ? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें एनएलपी की हम एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आपके साथ करता हूँ, अभी आपकी चीज़ें फीलिंग चेंज हो जाएँगी। ओके, इसे कहते हैं आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। एनएलपी में इसका नाम है मेटा मॉडल, ठीक है ना? है। इसे मेटा का मतलब होता है हिडन।
तो वो मॉडल जो आपके माइंड में जो छिपा हुआ है उसको बाहर रिवील कर दे। तो किसी इंसान ने कहा कि आपको वहाँ नहीं बैठना चाहिए, आपको यहाँ बैठना चाहिए। यस। अब अगर एक सवाल पूछे कि हाउ एग्ज़ैक्टली यू नो दैट? हाउ एग्ज़ैक्टली यू नो दैट? हुँ। या व्हाट मेक्स यू थिंक सो? क्योंकि उन्होंने अपने कंपास पे वो लगाई डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उनका ये मानना था कि होस्ट को इस डायरेक्शन में होना चाहिए और गेस्ट को इस डायरेक्शन में होना चाहिए। हाँ, तो एक सवाल आता है कि उससे होगा क्या? हाउ एग्ज़ैक्टली? आप ध्यान से समझना। हाँ। क्या होता है ना, जब कोई हमें ऐसा स्टेटमेंट देता है, हो सकता है भाई उनकी बात सही हो, हुँ। किस तरह से सही होती है और किस तरह से सही नहीं होती है हम इसे समझते हैं। वो वास्तु की लैंग्वेज में ही बताता हूँ। ठीक है। वास्तु की लैंग्वेज में क्या होता है, क्योंकि मेरे पार्टिसिपेंट हैं जो वास्तु शास्त्री हैं अच्छे-अच्छे, ओके। एस्ट्रोलॉजर हैं अच्छे-अच्छे, रेकी वाले हैं, हीलर हैं, तो वो सबने एनएलपी सीखी है और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस और अच्छी हो गई। तो जैसे मैं बताता हूँ कि पहले जो घर बनते थे उसमें होता था कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी विंडो नहीं होनी चाहिए या डोर नहीं होना चाहिए। तो उसका रीज़न ये होता था कि गाँव में जब सब लोग रहते थे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती थी जिस डायरेक्शन में जो चमड़े वगैरह का काम होता था, ऐसे काम होते थे, तो जब हवा आती थी तो वहाँ हुँ। से वो स्मेल आती थी, तो अगर वहाँ विंडो या डोर रहेगा तो वो स्मेल आ जाएगी अंदर। ठीक है। या इस पर्टिकुलर सूरज पूरब के डायरेक्शन में आपका डोर होना चाहिए या विंडो होनी चाहिए, क्यों? रोशनी आ जाएगी, पहले लाइट नहीं थी ना। राइट। इसके पीछे वो सारे साइंस थे। तो लोगों ने क्या किया, वो साइंस का या रीजनिंग की जो चीजें हैं उसको लोग भूल गए और लोग रूल्स पे चिपक गए कि ये रूल्स इस डायरेक्शन में ये नहीं होना चाहिए, इस डायरेक्शन में ये नहीं होना चाहिए, इसकी ये पोजीशन गलत है, इसकी ये पोजीशन सही है। ये सारी चीजें साइंस थी, हुँ। क्योंकि उस समय की जो आर्किटेक्चरल साइंस थी वो वही थी। अब हमारे इस दुनिया में, पॉडकास्ट की दुनिया में, हमें उस रूल पे नहीं जाना है, हमें ये देखना है हमारे लिए हमारे फ़ेवर में क्या चीज़ें हैं। तो हमारे फ़ेवर में क्या चीज़ें हैं? आपका फ़ेस किस एंगल से सही दिखेगा, हुँ। मेरा फ़ेस किस एंगल से सही दिखेगा, आप किस पोज़ीशन में बैठने में ज़्यादा कंफ़र्टेबल हैं, गेस्ट किस पोज़ीशन में बैठने में ज़्यादा कंफ़र्टेबल है। अगर ये चीज़ें सैटिस्फ़ाई हो रही हैं, हुँ। तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता कि वास्तुशास्त्र क्या कहता है कि किसको किस पोज़ीशन में बैठना चाहिए। वो किस पोज़ीशन में बैठना चाहिए वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका पर्पज़ किस चीज़ से सर्व हो रहा है। ना कि वो इस पे होता है कि हमारे ग्रंथ में ये लिखा हुआ है या ये चीज़ ऐसे है। अब आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ आ रहा है? तो वन्स यू चैलेंज दैट क्वेश्चन या बिलीफ, तो आपका माइंड अलग स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर लेता है। ठीक है? अब इसमें एनएलपी की एक और चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ होती है एंकरिंग, है ठीक ना? है। मुंबई की वर्कशॉप की बात बताता हूँ, बहुत मज़ेदार। ओके। हमारी मुंबई की वर्कशॉप में एक मेरे पार्टिसिपेंट हैं, वो आए, वो काफ़ी बड़े वो हैं, आप कह सकते हैं लैंड बैंक के ओनर हैं, उनके बहुत सारा लैंड फिर वगैरह है और वो उसमें थे, कंस्ट्रक्शन और इन चीज़ों के फील्ड में थे। ठीक है। और मतलब बहुत-बहुत प्यारे पर्सन, यहाँ तक बाल लंबे और है ना, आचार्य जैसा उनका लुक था, सारी चीज़ें। तो वो आते थे, जनरली ट्रेनर्स वर्कशॉप में क्या कहते हैं कि आप जिस चेयर पे बैठे थे, हुँ। जब ब्रेक होगा उसके बाद आप आके सेम चेयर पे नहीं बैठेंगे और सेम पर्सन के बगल में नहीं बैठेंगे। उसके पीछे रीज़न ये होता है कई बार कि आप अलग चेयर पे नई जगह बैठेंगे तो नए इंसान से इंटरेक्शन करेंगे। अब आपकी जिसके साथ फ़ैमिलियर हो रहे थे उसकी जगह और नए लोगों को जानने का मौका मिलेगा, तो रीज़न ये होता है। तो वो क्या करते थे, उन्होंने अपनी एक चेयर रखी, जिस चेयर पे वो पहले दिन आके बैठ गए, बोले ये मेरी चेयर है, इसको मैंने एनर्जाइज़ कर दिया है। ओके। अब मैं इसी चेयर पे बैठूँगा। हुँ। अब एक दिन क्या हुआ कि मज़े लेने के लिए बाकी ने क्या किया कि उनकी उस चेयर की जगह सेम वैसी ही दिखने वाली दूसरी चेयर रख दी। अच्छा। ठीक है? और उसके बाद उन्हें ऑफ़र किया दूसरी सीट कि आप सर वहाँ बैठ जाओ, जहाँ पे एक्चुअली उनकी चेयर रखी हुई थी। ठीक है। तो वो उस चेयर पे बैठे, कह रहे नहीं यार इस चेयर पे ना वो एनर्जी नहीं आ रही है। और अच्छा। उस चेयर पे बैठ के वो कह रहे हैं इस चेयर पे वो एनर्जी नहीं आ रही है, वो मेरी वाली जो चे उनको नहीं पता ना उनकी चेयर चेंज कर दी गई। वो मेरी वाली चेयर पे एनर्जी अलग आती है। फिर अपनी चेयर पे बैठे कह रहे हाँ, यहाँ एनर्जी आ रही है। तो बेसिकली क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हम एनएलपी में एंकरिंग कहते हैं। एंकरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ की ट्रिगर बन गई। अगर सपोज़ करिए कि आपने उस चेयर पे बैठ के जो पॉडकास्ट किए हैं, वो बहुत हाई क्वालिटी पॉडकास्ट किए हैं। हाँ। तो नाउ दिस चेयर इज़ एंकर्ड विथ यू, यानी कि उस चेयर पे बैठते ही आप उस माइंड के ज़ोन में जाते हैं, जहाँ पे आप ज़्यादा बेहतर सवाल पूछ पाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बेहतर इंटरेक्शन कर पाते हैं, जहाँ पे आपका माइंड वो सवाल पॉप अप करता है जिसमें वायरल जाने की पोटेंशियल होती है। अब अगर वहाँ से उठ के आप यहाँ बैठ जाएँगे, तो वो फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि वो एंकर्ड है, यानी कि वहाँ पे आप ट्रिगर्ड हैं। वो लोकेशन, वो सिचुएशन आपके लिए, आपके माइंड के लिए एक कंडीशनिंग क्रिएट कर चुकी है। राइट। तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को समझना है कि हमारा पर्पस किससे सर्व होगा, ना कि और चीज़ें क्या बता रही हैं। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली हाँ, हुई होगी इससे। कुछ क्लैरिटी तो मुझको मिली हुँ, हुँ। कि आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है। हाँ, सिर्फ़ ये जानता हूँ, मतलब आप बिल्कुल। अगर आप
मैं अगर यहाँ बैठ के कंफर्टेबल हूँ तो दिस इज गुड फॉर मी, अगर मैं वहाँ बैठ के कंफर्टेबल हूँ तो फिर वो बेटर है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसमें इस रूल में नहीं फँसना चाहिए कि ऐसा ही है या लोकेशन ही है हम्म, या यही चीज़ें हैं। राइट। अगर किसी को पास्ट लाइफ ट्रॉमा है हुँ, हुँ। और उसके पास दो ऑप्शन है कि मतलब पास्ट लाइफ ट्रॉमा निकालने के लिए एक सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट है और हुँ। एक एनएलपी कोच है जो सिर्फ प्रैक्टिस करता है, हुँ, हुँ। तो विच वन इज बेटर? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। आज दुनिया के मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट एनएलपी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कई बार ये फ़ील होता है कि जो हमने कन्वेंशनली साइकोलॉजी में सीखा है, उसमें कई बार सेशंस ज़्यादा लगते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से चलना पड़ता है, टाइम लगता है। तो जो अपने उस साइकोलॉजी की स्टडी के साथ स्टक हैं, हम्म। वो तो वही फॉलो करते हैं। लेकिन जिनको इस चीज़ की फीलिंग है कि मेरा अल्टीमेट पर्पज़ है अपने क्लाइंट को सॉल्यूशन देना, तो वो कई बार क्या करते हैं, जो उन्होंने और चीज़ें सीखी हैं, एनएलपी सीखी है, हिप्नोथेरेपी सीखी है, वो उसका यूज़ कर लेते हैं ताकि जल्दी रिज़ल्ट मिले। तो ये डिपेंड इस बात पे करता है कि कौन-सा ऐसा पर्सन है जो रियल में आपके इश्यू को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है। जैसे मैं एनएलपी यूज़ करता हूँ, लेकिन किसी-किसी केस में मैं प्योरली हिप्नोथेरेपी भी यूज़ करता हूँ, एनएलपी को साइड में रख के। ओके। क्योंकि मुझे ये पता है कि ये जो पर्सन है, इसका हिप्नोसिस पे बिलीव ज़्यादा है, कि सर मुझे समझाओ मत, अब आप तो मुझे हिप्नोटाइज़ करके ठीक कर दो। तो मैं उसको फिर विजुअलाइज़ेशंस करा देता हूँ और उससे उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है। कि मेरा आउटकम क्या है? मेरा रिज़ल्ट जो है वो ये है कि वो अपने चैलेंज से बाहर आ जाए। ना कि मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ या मैं हिप्नोटिक प्रैक्टिशनर हूँ या क्या हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से अगर आपका इश्यू ऐसा है और इफ़ यू नो समवन जिसको एनएलपी की अच्छी नॉलेज है, तो क्योंकि वहाँ पे एनएलपी में तो आपको 1 आधा सेशन लगेगा, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपका इश्यू रिज़ॉल्व नहीं हो रहा या आपका साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट पे बहुत फ़ेथ है, तो आपको वहाँ जाना चाहिए। मतलब यू वर्क एज़ पर योर फ़ेथ, वो आपके लिए ज़्यादा काम करेगा। तो एज ए एनएलपी प्रैक्टिशनर आप क्या किसी के माइंड को, किसी के ब्रेन को कंट्रोल भी कर सकते हो? इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते आप। कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल कर सकते हैं इन सम वे, लेकिन क्या होता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसको आप ऐसे समझिए कि हर इंसान की हिप्नोटिक सजेस्टिबिलिटी अलग-अलग होती है। हिप्नोटिक सजेस्टिबिलिटी एक टर्म है, हर इंसान एक ही लेवल पे हिप्नोटाइज़ नहीं हो सकता। कुछ लोग एक हल्के लेवल पे हिप्नोटाइज़ होंगे और कुछ इतने हिप्नोटाइज़ हो सकते हैं कि उनको आप हिप्नोटाइज़ करके उनका नाम उनको भुलवा सकते हैं कुछ समय के लिए। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता इसलिए है ना कि उनका जो माइंड है वो कितना सजेस्टेबल है, यानी कि वो जो सजेशंस है उसको कितना एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट? तो सबके लेवल्स अलग-अलग होते हैं, इसको चेक करने के तरीके होते हैं। तो ये जनरली जो स्टेज हिप्नोसिस होता है ना, उसमें ये सारी चीज़ें की जाती हैं कि कुछ लोगों को बुलाया गया, सबको बुलाया गया, हाथ ऐसे करो, हुँ, जैसे मैं 1 2 3 बोलूँगा, हाथ ड्रॉप करना है आपको, ठीक। छोड़ देना है ढीला। हाँ, अब जिसके खट से गिर गया, हाँ। इसका मतलब उसकी सजेस्टिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि आपके कमांड के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहा है, और जो धीरे-धीरे नीचे कर रहा है, इसका मतलब अभी भी वो लॉजिकली सोच के कर रहा है, कमांड की वजह से नहीं कर रहा। तो जो प्रैक्टिशनर होता है ना, हिप्नोसिस का प्रैक्टिशनर होता है, उसको ये चीज़ ऑब्ज़र्व करनी आती है कि ये इंसान मेरा सजेशन ज़्यादा जल्दी मान रहा है। तो जो ज़्यादा जल्दी मान रहा है, फिर उसकी 1-2 और ऐसे टेस्ट करके ये देखा सकता है कितने गहराई तक जा सकता है, कितनी गहराई तक मेरी बात मान सकता है। तो जब बहुत गहराई तक कोई बात आपकी मान सकता है, उसकी सजेस्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो कुछ हद तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आप उसको जो कमांड देंगे, हुँ, वो कमांड्स फ़ॉलो करेगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, लेकिन इन्फ्लुएंस हर किसी को किया जा सकता है। अच्छा। और किस लेवल तक इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? देखिए, दुनिया में जितने पॉलिटिशियंस हैं, हुँ, वो सब एनएलपी यूज़ करते हैं। पॉलिटिशियंस एनएलपी यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यूएस की बात करें, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके लिए जो एनएलपी की कुछ टेक्नीक्स हैं, हुँ, वो सीखना मैंडेटरी है। जैसे मिररिंग, मैचिंग, पेसिंग, लीडिंग, ये सब टर्म्स हैं, कोई नेट पे जाके सर्च करेगा तो पता चलेगा। मिररिंग, मैचिंग, पेसिंग, लीडिंग, मिल्टन मॉडल, मेटा मॉडल, यानी कि एंकरिंग, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं। मैं छोटा-छोटा बता देता हूँ। हाँ, तो मिररिंग का मतलब होता है, जैसे मैं और आप अभी जब बैठे हुए हैं, तो हम एक-दूसरे की मिरर इमेज हैं। तो जब 2 लोग एक-दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, तो वो एक-दूसरे से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, तो जब उन्हें किसी को इन्फ्लुएंस करना होता है, तो वो मिररिंग करते हैं। अगर वो बातें करेंगे या वो मैच करेंगे, जो बातें आप कर रहे हो वही बातें अगर मैं करूँगा, तो हमारी ट्यूनिंग बन जाएगी। तो वो इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं, राइट? तो मिररिंग, मैचिंग हो गई। पेसिंग, लीडिंग मतलब पहले आपके साथ तालमेल मिलाना, फिर अपने लैंग्वेज की यानी अपने बेनिफिट की बात करना। जैसे मैं एक हिप्नोटिक लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, आपको बताता हूँ ओके, पॉलिटिशियंस का, और कई बार एनएलपी उन्हें एनएलपी का नाम लेके नहीं सिखाई जाती।
तो इसलिए आप ये ना सोचे कि एनएलपी हर किसी को नाम के वाइज पता होगी, कोई कॉन्सेप्ट्स वही हैं, नाम से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हिप्नोटिक स्टेटमेंट क्या होते हैं, हिप्नोसिस जो है वो एनएलपी का पार्ट है। ठीक है। ठीक है, मतलब एनएलपी को डेवलप किया गया था तो हिप्नोसिस को स्टडी करके उसकी सारी बेनिफिट्स को इंक्लूड कर लिया गया था। ठीक। ठीक है, तो इसलिए मैं हिप्नोसिस एनएलपी की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं या ऑडियंस भी समझ सकते हैं कि कंफ्यूजन नहीं है, ये एक तरह की बात है। ठीक है, तो होता क्या है, हिप्नोटिक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जिस पे सामने वाले का कॉन्शियस माइंड कौन सा है, जो लॉजिक लगाता है, वो रेजिस्टेंस ना क्रिएट करे, यानी कि वो उस पे लॉजिक ना लगाए। तो जब वो लॉजिक नहीं लगाएगा तो बात कहाँ जाएगी, सीधे सबकॉन्शियस में, और सबकॉन्शियस पे जाएगी तो असर होगा, वहाँ बैठ जाएगी। हाँ। तो अब कैसे वो बात करते हैं हाँ। कि पॉलिटिशियन अगर बात करेंगे तो कहेंगे, मुझे पता है आज देश की समस्याओं से आप भी परेशान हैं, मुझे पता है आप भी बदलाव चाहते हैं। अब इस बात पे कॉन्शियस माइंड कोई अवरोध लगाएगा? कुछ नहीं लगाएगा। इसमें मजेदार बात क्या है कि जब मैंने कहा आप भी जानते हैं कि आज हमारे देश में समस्याएं हैं, मैंने ये तो नहीं बताई कौन सी समस्या, लेकिन आपने अपने अकॉर्डिंग कुछ समस्याओं को पिक कर लिया। ओके, मेरे मायने में अलग समस्या, किसी दूसरे के मायने में अलग समस्या। इसीलिए तो इतने सारे लोग, इसको मास हिप्नोसिस कहते हैं, एक साथ इतने सारे लोग कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो बातें कही जा रही हैं वो हिप्नोटिक हैं, उसमें हर इंसान अपने हिसाब से मतलब ले लेगा। तो क्या कहा गया कि आज आप भी जानते हैं कि हमारे देश में समस्याएं हैं, तो आपने कुछ समस्या सोची कि हाँ यार बेरोजगारी की समस्या है, किसी ने सोचा कि फाइनेंसेस की समस्या है, किसी ने सोचा कि सड़कों की समस्या है, किसी ने समझा ट्रैफिक की समस्या है, हर इंसान के माइंड में वो समस्या की पिक्चर आ गई। ठीक है। फिर अगला स्टेटमेंट है, और आप भी बदलाव चाहते हैं। हुँ। अब क्या बदलाव चाहते हैं वो भी मैंने नहीं बताया, लेकिन आपके माइंड ने उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया, उसने आप जो बदलाव चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो पिक्चर्स बना ली। हाँ, जो आपके अकॉर्डिंग समस्या थी। अब ये है पेसिंग, यानी कि मैंने आपके साथ तालमेल मिला लिया। ठीक है। और इसके बाद मैं अगला स्टेटमेंट कहता हूँ, और इसीलिए मेरे भाइयों, आज आपको एक नई सरकार की ज़रूरत है, जो वो बदलाव कर सके, जो बदलाव आप देखना चाहते हैं। अब आपके माइंड में क्या प्लान कर दिया गया कि सरकार बदलनी है, राइट? बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो लोग आ गए होंगे जो ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सही बात है। ठीक है? तो मैंने आपको बताया मिररिंग, मैचिंग, पेसिंग, लीडिंग, इसी तरीके से होती है एंकरिंग, जो मैंने आपको चेयर के साथ बताई। जी। तो वो एंकरिंग भी यूज़ करते हैं। आपकी फीलिंग किसी चीज़ के साथ कनेक्ट कर देना एंकरिंग है। आज आपके देश में ये समस्या है, आज आपके देश में ये समस्या है, आज आपके देश में ये समस्या है। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इधर लेफ्ट साइड में हैंड अपना उठाया है और मैंने समस्या 1, समस्या 2, समस्या 3 कह दी, ठीक है? फिर मैं कह रहा हूँ, और आज हमारे देश में ये पार्टी राज कर रही है। अब सारी समस्याएँ भी यहीं और पार्टी भी यहीं, तो समस्या और पार्टी कनेक्ट हो गई। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पार्टी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई कि ये पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। और फिर कहते हैं आज आप दुनिया में ये बदलाव चाहते हैं, आज आप देश में ये बदलाव चाहते हैं, आज आप देश में ये सॉल्यूशन चाहते हैं, और आज हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। ये कनेक्ट हो गई, और ये लोगों को नहीं पता कि एंकरिंग चल रही है। तो जो भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, मुझे तो खुद कुछ पॉलिटिशियंस ने कॉन्टैक्ट किया है, नाम नहीं ले सकता मैं, ओके। सीखने के लिए, क्योंकि जब उन्होंने एक्सप्लोर किया तो उन्हें पता चला कि ये साइंस यूज़ किया जाता है, और यूएस में यूज़ किया जा रहा है, तो और जगह तो चाहिए ही चाहिए, ऑब्वियस सी है ना? बात है। वहाँ पे तो जो ओबामा की स्पीच है ना, आप नेट पे कभी सर्च करेंगे तो आपको उसका एनएलपी का डाइसेक्शन मिल जाएगा कि वो पूरी स्पीच जिसकी वजह से ओबामा जीते थे वो पूरी एनएलपी बेस्ड है। ये ऐसा साइंस है जिसके बारे में अवेयरनेस कम है, लेकिन ये हर जगह यूज़ हो तो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस साइंस में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पॉलिटिक्स में जाना चाहिए आपको? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ। मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट जो मैंने आपको बताया, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई रेकी हीलर है, कोई कुछ और है, कोई कुछ और है। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये फ़ील होता है कि मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इस साइंस को ऑथेंटिक तरीके से और सिम्प्लीफाई करके सिखाऊँ, और आप इसको अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करो। तो कोई इसे मेडिकल में यूज़ कर रहा है, कोई इसे एस्ट्रोलॉजी में यूज़ कर रहा है, कोई रेकी में यूज़ कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स में भी यूज़ कर रहा है। लेकिन मैं किसी पॉलिटिशियन को आज तक हाँ। पर्सनली ट्रेन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बता सकता हूँ। क्योंकि पॉलिटिक्स को जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे ये चीज़ समझ आती है कि मैं किसको कहूँ कि ये इंसान अच्छा। ऑथेंटिक तरीके से और सारी चीज़ों के लिए वर्क कर रहा है, किसको कहूँ मैं, राइट? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भई ठीक है, आप अपनी तरफ से करो, लेकिन अच्छा। ठीक है। कोर्सेज़ वगैरह जो हैं मेरे, वहाँ से जॉइन करके लर्न करना है तो कर लो, कोई कर रहा हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे वो नहीं पता। लेकिन स्पेसिफिकली मैं अभी किसी को फिलहाल कोच नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, अगर कोई लड़का है और वो चाहता है कि कोई एनएलपी कोच किसी पर्टिकुलर लड़की को हुँ, हुँ। अट्रैक्ट उसके लिए करे,
तो क्या ये पॉसिबल है कि वो लड़की उससे प्यार करने लगे अगर वो एनएलपी कोच उसको इतना इन्फ्लुएंस कर दे? मतलब एनएल देखिए, मैं सिचुएशन समझता हूँ कि ये एक लड़की है, एक लड़का है। यस। जो लड़का है उसने एनएलपी कोच को अप्रोच किया हाँ, और वो ये चाहता है कि ये एनएलपी कोच इस लड़की को इतना इन्फ्लुएंस कर दे कि लड़की मुझसे प्यार मुझसे करने प्यार करने लगे। तो इन्फ्लुएंस करने का मतलब आप कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं या डिस्टेंस से कुछ जादू कर दे इसकी बात कर रहे हैं? लगे। दोनों में से क्या पॉसिबल है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। एनएलपी कोच अगर एक अच्छा एनएलपी कोच है, तो वो इस लड़के को वो स्किल सिखा सकता है जिससे एक प्रोबेबिलिटी है कि वो इस लड़की को अट्रैक्ट कर ले। ठीक है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं, एनएलपी वाइज़, सिर्फ एनएलपी की अगर मैं बात करूँ, और भी साइंसेज़ हैं दुनिया में। एनएलपी की बात करूँ तो एनएलपी से यहाँ बैठे-बैठे ये इंसान, एनएलपी कोच ऐसा कुछ नहीं कर सकता हुँ। कि वो लड़की इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। नहीं, अगर एनएलपी कोच उस लड़की को लड़की के सेशंस ले हुँ। या उस लड़की को समझाए या बताए और उसको कन्विंस करे कि वो उस लड़के से प्यार करे। पॉसिबिलिटी है, लेकिन करना नहीं चाहिए। ओके। देखिए, क्या है, पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि हम जिस भी चीज़ को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उसके पीछे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। तो आज एनएलपी को जितना मैं जानता हूँ, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग चेंज की जा सकती है। ठीक है। ठीक है? कुछ ऐसा कम्युनिकेशन है, कुछ ऐसी विजुअलाइज़ेशन है, कुछ ऐसी टेक्नीक्स हैं, जो अगर उस लड़की के साथ कर दी जाए, यानी उसको कुछ विजुअलाइज़ेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाएँ, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा इस लड़के के अंदर। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। ठीक है। राइट? मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। हाँ। क्या होता है कि आप किसी एक इंसान को बहुत पसंद करते हैं, किसी दूसरे इंसान को नापसंद करते हैं। लेकिन जिसको आप पसंद करते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसे दुनिया के दूसरे लोग भी पसंद करते हों, और जिसे आप नापसंद करते हैं, ज़रूरी नहीं कि दूसरे लोग भी उसे नापसंद करते हों। राइट। यानी वो सेम इंसान किसी के लिए पसंद है, किसी के लिए नापसंद है। आपके खुद के मन में कुछ लोगों की फ़ाइल ऐसी है जिनको आप पसंद करते हैं, कुछ को नापसंद करते हैं। तो अगर आपकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी जाए, तो आप जिसे नापसंद कर रहे थे, उसे पसंद करना शुरू कर सकते हैं, और जिसे पसंद करते थे, उसे नापसंद करना शुरू कर सकते हैं, और ये पॉसिबल है। और एनएलपी का एक एप्लीकेशन मैनिपुलेशन भी है। ओके। तो मैनिपुलेट भी कुछ हद तक किया जा सकता है, यानी आपको पता ना चले कि आपको इस तरीके से प्रोग्राम किया जा रहा है, लेकिन किया जा सकता है। अगर एनएलपी टेक्निक को गलत तरीके से यूज़ किया जाए, हाँ, तो कितना नुकसान किया जा सकता है? बहुत ज़्यादा नुकसान किया जा किस हद सकता है। तक? मतलब किस हद तक, आप ये समझ लीजिए कि टेररिस्ट को जो प्रोग्राम करते हैं, हुँ। वो भी एनएलपी यूज़ करते हैं। एनएलपी के नाम से ना यूज़ करते हों, बात अलग है। हाँ, मैं इसके बारे में बात करने वाला था आपसे कि जो हम लोग देखते हैं आतंकवादी जो हमला करते हैं, वो 16 साल के बच्चे आते हैं, 17 साल के बच्चे आते हैं बिल्कुल। और ऐसा एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि इनका माइंड वॉश कर दिया गया। हुँ। तो इज़ दिस काइंड ऑफ एनएलपी थेरेपी? ये थेरेपी नहीं है, बेसिकली क्या होता है ना, देखिए हमारा माइंड क्या है ना, रेफरेंसेस में काम करता है। जैसे मैं सिंपल बात कहता हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि किसी एक इंसान को बैठा के ऐसे वीडियोस दिखा दिए जाएँ कि तुम्हारी कम्युनिटी के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। मतलब 100 चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसको वो 10 चीज़ें दिखाई दी जा रही हैं, जिसमें उस पर्सन को ये दिखाया जा रहा है कि देखो तुम्हारी कम्युनिटी के साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और उसको 10 ऐसी चीज़ें दिखा दी गईं। आज एल्गोरिदम भी तो ऐसे ही काम करते हैं, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, वैसी वीडियोज़ आपके सामने आ जाती हैं। तो और ये कंटिन्यूअसली अगर फीडिंग कर दी जाए, और उस पर्सन को एक एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी, उसको एक सिग्निफिकेंस दे दिया जाए कि अगर तुम ऐसा करोगे, तो सोचो तुमने अपनी कम्युनिटी के लिए कितना बड़ा काम किया, तुमने अपनी कम्युनिटी के लिए जान दे दी, तुमने जान की कुर्बानी दे दी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इस तरीके से उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है, तो अब वो पर्सन कई बार अपने लॉजिकल सोचने समझने की क्षमता खो देता है। अब वो अपने सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग की वजह से जो उसके माइंड में 100 बार चीज़ प्लांट कर दी गई, वो वही कर देता है। ओके। तो जो लोग ये खतरनाक काम करते हैं, वो जानते हैं कि माइंड किस तरह से इन्फ्लुएंस होगा, और उसकी मतलब एक्सट्रीम्स पे जाके वो प्रोग्राम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई उन्होंने डिवाइस लगा दिया और प्रोग्राम कर दिया। माइंड वॉश या ब्रेन वॉश का मतलब ये नहीं होता। एक्चुअली क्या है कि आपके लिए और जो चीज़ें थी, उनको अनइम्पोर्टेंट बना दिया गया, और जो चीज़ें उन्हें करवानी थी, उसे इम्पोर्टेंट बना दिया गया। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब हमने इतनी गहरी-गहरी और जी। कंट्रोवर्शियल बात कर ही ली है, तो मैं आपको जी। बताता हूँ। कोई भी जो इस तरह की चीज़ होती है, जो कोई भी ऐसा खतरनाक ऑर्गेनाइज़ेशन होता है, और मैं ये भी बताता हूँ कि सिर्फ़ आतंकवादी ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं, हाँ, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइज़ेशंस भी। रिचुअल। हाँ, ओके। है ना? कि नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि जो इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशंस होते हैं, इसमें जो टॉप मोस्ट लेवल पे बैठे होते हैं, टॉप मोस्ट की बात कर रहा हूँ, हुँ, उन्हें पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, उन्हें अवेयरनेस होती है ठीक कि है। हम लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, हम लोगों को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वो अपनी सेकंड लाइन ऑफ एक्शन को ये बात नहीं पता चलने देते। वो अपनी सेकंड लाइन ऑफ एक्शन को प्रोग्राम कर देते हैं कि यही सही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ।
जबकि वो कभी भी ये डिस्क्लोज नहीं करते कि मेरे जो इंटेंशंस हैं वो खराब है या मेरे अपने बेनिफिट के लिए इंटेंशंस हैं। जैसे मुझे सपोज करो टॉप मोस्ट पे कोई बैठा है, उसको इस चीज के लिए 1000 करोड़ मिलने वाले हैं जो काम वो करवाने वाला है, लेकिन वो अगले वाले को अगर ये बता देगा कि 1000 करोड़ के लिए हम ये काम कर रहे हैं, तो एक नहीं करेगा। नहीं करेगा। इसके माइंड में वो ये प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि यही करना सही है, यही करने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो, यही तो तुम्हारा लक्ष्य है जिंदगी का। तो ये जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं, ये इसे यूज करते हैं यहीं और से मेरे कृपा भाई रुकी हुई है। यहीं से कृपा रुकी हुई है। बिल्कुल। और कई बार आप स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे जो डाउन द लाइन लोग हैं, या उनकी जिंदगी का एक ही रोल हो जाता है कि मुझे और लोगों को अपने इसी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है। इसी तरीके से जिंदगी का या दुनिया का भला हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो रियलिटी नहीं जानते, वो प्रोग्राम्ड हैं, वो पपेट हैं। ऊपर वाले जो हैं वो साइंस ऑफ माइंड यूज करके उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। जप नाम। हाँ, तो बस वो तो अब तो हमारे सामने ही है ना? कभी किसी क्रिमिनल के साथ आप बैठे हो किसी सेशन में, जो कोई बड़ा कांड करके या फिर कोई क्राइम करके आया हो, कभी आपने उसका सेशन किया है? देखिए, क्रिमिनल तो क्या कह सकते हैं आप उसको, कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई सामने से आके ऐसे कहता है, हाँ, लेकिन ऐसे कुछ लोगों के साथ ज़रूर मैंने हेल्प उनको की है, हाँ। जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं, जिसे आप क्राइम के कैटेगरी में जैसे? डाल सकते हो। कौन सी गलती? जैसे सपोज़ कर लिए कि किसी को मैनिपुलेट करके, हाँ। और सपोज़ करिए कि उसको सेक्सुअली अट्रैक्ट कर लिया किसी पर्सन को, अच्छा, है ना? ये पॉसिबल है। हाँ, ये लोग यही तो कर रहे हैं आज के समय। हुँ। आप जितना देख लो ना, जितने लोगों की जो यंग जनरेशन में ये सारी चीज़ें जो आज बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, उसके पीछे आप बैकग्राउंड में देखिए तो मैनिपुलेशन ही तो है, कि तुमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगा, तुम्हारे जैसा कोई मिला नहीं आज तक। तो ये क्या है? ये मैनिपुलेशन ही तो है, और हाँ, क्या है? ठीक है। तो ऐसे मुझे कभी ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने कुछ ऐसा किया, हुँ। और आज उन्हें वो गिल्ट फीलिंग होती है कि यार अच्छा। मैंने गलत कर दिया। तभी तो वो सेशन के लिए अप्रोच करते हैं या बात करते हैं। हुँ। तो ऐसे लोगों को मैंने हेल्प की है, और ऐसी सिचुएशन में मैंने उनको कहा है कि आपने ये गलत किया, तो द फर्स्ट थिंग इफ पॉसिबल यू कैन डू, तो गो एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अगर इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन। हाँ, उसको आप सामने से कह सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कह सकते, मैसेज कर सकते हो, तो आप वैसे कह सकते हो तो आप हाँ। करो। मतलब ऐसा ना हो कि आप पता चला जेल चले जाओ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपने कुछ ऐसा अब्यूज़ नहीं किया है, लेकिन आपको पता है कि आपने मैनिपुलेट किया अपने बेनिफिट के लिए। सामने वाले को लग रहा है कि आपने उसको मैनिपुलेट नहीं किया, आपकी फीलिंग्स ऐसी थी। तो गिल्ट आ जाती है और गिल्ट मार देती है ना? क्योंकि गिल्ट एक ऐसी चीज़ है ना, जब आप दुनिया दुनिया को तो नहीं पता चलेगा आपने क्या किया है, लेकिन आपको तो पता है ना, तो वो अंदर-अंदर आपको खा जाती है। तो उस सिचुएशन में अगर आप अपनी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आप एटलीस्ट गिल्ट से बच जाते हो। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और हाँ, लेकिन ऐसे पर्सन को ज़रूर हेल्प किया है। मेरे एक पार्टिसिपेंट हैं जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनके पास एक क्रिमिनल आया था, है ना? ओके। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि सर मैं क्या करूँ? है तो ये क्रिमिनल, हुँ। है ना? तो इसके सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ? तो मैंने कहा कि इसको आप थोड़ा-सा डाइवर्जेंस की तरफ लेके जा सकते हो, कि जो भी इसके पास पैसे आ रहे हैं, जो भी इसके पास चीज़ें आ रही हैं, उसका ये कुछ पोर्शन अच्छी चीज़ों के लिए तो एटलीस्ट यूटिलाइज़ करना शुरू कर दे। राइट। तो उस वे में आप उसको कर सकते हो, और उसके माइंड में एक जगह एक थॉट ये डाल दो कि आप आज नहीं तो कल हुँ। बदल जाओगे। ये मुझे आपकी कुंडली में दिख रहा है। अब ये बिलीफ है, और वो एस्ट्रोलॉजर के पास आ रहा है। अगर उसके माइंड में ये चीज़ चली गई, हाँ। तो उसके अंदर बदलने की फीलिंग तो आ ही जाएगी ना। ऑटोमैटिक वो चाहेगा कि मैं कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज करूँ। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। तो किसी ऐसे पर्सन का जिसने कभी रेप किया हो, कभी किसी ने मर्डर किया हो या मास मर्डर्स किए हो, ऐसे किसी पर्सन को, किसी हार्डकोर क्रिमिनल को आपने कभी हाँ, मैंने हेल्प नहीं की है, मतलब मैंने है उसके साथ कोई फेस टू फेस सेशन नहीं। सेशन नहीं किया, ठीक है। अब अगर ऐसे लोगों के साथ सेशन किया जाए, हुँ, जैसे सपोज़ करिए कोई रेपिस्ट है, हुँ, हुँ। अगर उसकी फीलिंग को समझा जाए कि उस सिचुएशन पे वो क्या सोच रहा था, क्या उसके माइंड में था कि यार लड़की चिल्ला रही है, तब भी आप रेप कर रहे हो। तो अगर इन लोगों के साथ सेशन किए जाए, इन लोगों के ऊपर एनएलपी थेरेपी अप्लाई की जाए या एनएलपी प्रैक्टिस की जाए, तो इनको किस हद तक हम एक सभ्य समाज की तरफ लेके जा सकते हैं? देखिए क्या है ना, कि ये रियलाइज़ेशन पे डिपेंड करेगा। आप एनएलपी को यूटिलाइज़ करके आप उसको उस रियलाइज़ेशन में लेके जा सकते हैं, ठीक है। राइट? और क्या होता है कि अगर हम बदलाव की बात करें, हुँ। राइट? तो बदलाव पॉसिबल है, लेकिन
क्या होता है कि हमें उसमें एक जो प्रैक्टिकल फैक्ट है ना ज़िंदगी का, ये समझना पड़ेगा कि बदल वो इंसान पाएगा जिसके अंदर बदलने की ज़रा सी इंक्लिनेशन हो, जिसको ज़रा सी गिल्ट फीलिंग कहीं हो कि मैंने गलत किया। लेकिन गिल्ट डेवलप भी तो किया जा सकता है। हाँ, तो बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर वो फीलिंग डेवलप की जा सकती है कि जो तुमने किया वो गलत किया है, और उसको अगर सच में वापस उसको, भाई ठीक है, जो उसको सज़ा मिलनी है वो तो उसको सज़ा काटनी है। राइट। लेकिन अगर वो वापस अपने आप को एक सही इंसान बनाना चाहे तो एनएलपी उसमें डेफ़िनेटली हेल्प कर सकता अगर कोई क्रिमिनल है या उसका माइंड इस तरीके से वर्क कर रहा है कि मैं कुछ गलत काम करूँ या वो कुछ गलत काम कर चुका है, है। तो वो अपने थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज कर सकता है? देखिए क्या होता है ना कि हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जो बदलाव है वो होता कैसे है। हाँ। तो आप इसे समझिए कि जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, अंगुलीमाल जो था वो डाकू था, और अंगुलीमाल जो है, अंगुलीमाल को उन्होंने ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया था और अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन गया था, जी। है ना? और वो बौद्ध भिक्षु बना था और उसको लोगों ने पत्थर मार-मार के मार डाला था, कि वही अंगुलीमाल है। लेकिन तब उसने कोई विरोध नहीं किया, कोई रिवॉल्ट नहीं किया और वो पत्थर खा के मर गया। हुँ। तो जब अंगुलीमाल जिसने 100 लोगों को मार के, काट के और उनकी उँगलियों की माला बना के पहन लिया, और जब ऐसा इंसान चेंज हो सकता है तो कौन-सा क्रिमिनल नहीं चेंज हो सकता। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये चेंज होता कैसे है। देखिए क्या होता है ना, सबसे पहली बात क्या है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं ये ईगो बेस्ड दुनिया है। तो ईगो बेस्ड दुनिया में क्या होता है कि जैसे ही कोई कहता है कि मेरे से ये गलती हो गई है, तो सामने वाला पर्सन उसको जिस तरह का वो है उसके साथ एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि उसको नीचा दिखाने में लग जाता है कि तुम कितने बुरे हो, तुम कितने गलत हो। इससे एक्चुअली क्या होता है, इससे अपना ईगो सैटिस्फाई होता है कि तुम तो बहुत गलत हो, तुम तो बहुत नीचे हो, तुम तो बहुत बुरे हो और मैं कितना महान हूँ। हुँ। राइट। इस वजह से क्या होता है, ये गेम चलता रहता है। इसी वजह से कोई संत बना रहता है और कोई भक्त बना रहता है और कोई क्रिमिनल बना रहता है, वो बदलता कोई नहीं है। एक्चुअली क्या होता है बदलने के लिए, सबसे पहले तो क्या है कि किसी इंसान को अगर रियल में बदलना है तो उससे कहना है कि सबसे पहला लेवल है एक्सेप्टेंस। तुमने जो किया, डीप विद इन यू एक्सेप्ट योरसेल्फ कि हाँ, मेरे से ये गलती हो गई है, एंड नाउ यू एनालाइज़ कि तुमने जो किया वो सही था या गलत था, तुम्हें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अब दूसरा लेवल, तुमने जो किया, उसको अब तुम ऐसे देखो कि ये तुमसे हुआ। ठीक है। तुमने जो किया अब तुम इसे ऐसे देखो कि ये तुमसे हुआ। अब तुम अपनी लाइफ़ को बैक ट्रैक करो और ये चेक करो कि ये होने के पीछे वो क्या-क्या बचपन से लेके अभी तक तुम्हारी ज़िंदगी में हुआ होगा, रहा होगा, घटनाएँ, किसी की बातें, कोई कंटेंट तुमने कंज़्यूम किया, क्या हुआ जिसकी वजह से आज तुमसे ये हो गया। ठीक है। यानी अब तुम करने वाले मत बनो, तुम देखने वाले बनो, जिसको स्पिरिचुअलिटी में दृष्टा कहते हैं, ओके। ऑब्जर्वर कहते हैं, राइट? तो अब आप जब ऑब्जर्व करोगे अपनी ज़िंदगी तो यू विल स्टेप 1 स्टेप बैकवर्ड फ्रॉम योरसेल्फ, क्योंकि अब आप वो करने वाले नहीं रह गए, आपको उससे डिसएसोसिएट कर दिया गया। अब आप देख रहे हो कि ऐसा मेरे से हुआ, तो हुआ क्यों? तो अब क्या है कि अब आपको समझ आएगा कि आप सच में शायद ऐसा करना नहीं चाहते थे। आपकी ज़िंदगी की ये सारी चीज़ें हुईं, जिसकी वजह से ये आज गलती या ये क्राइम या ये चीज़ें आपकी वजह से हो गई। फिर आप उसको उस सिचुएशन में ये कह सकते हैं कि डू यू स्टिल चूज़ टू डू द सेम? क्या अभी भी तुम यही करना चाहोगे? क्योंकि अब तुम देख पा रहे हो, अभी तक तुम देख नहीं पा रहे थे, राइट? तो अब एक स्टेप पीछे जाके अब उसको अवेयरनेस आएगी। यानी पहले एक्सेप्टेंस आई, फिर ऑब्जर्व हुआ, फिर उसने उसको अवेयरनेस आई। और अब आप कहेंगे कि जो तुमसे गलती हो चुकी है, वो हो चुकी है। तुम जिस दुनिया में रहते हो, इसकी एक पनिशमेंट है, उससे तुम्हें गुज़रना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद नाउ डू यू वांट टू चेंज योरसेल्फ और यू वांट टू स्टे द सेम? अब आप उसको चॉइस देते हैं। अब आप उसको कहते हैं गलती सिर्फ़ तुमसे नहीं हुई, दुनिया में बहुत लोगों से हुई है। तो अब उसको जिस चीज़ के लिए सिर्फ़ उसको पनिश किया जा रहा था, सिर्फ़ उसको पुट डाउन किया जा रहा था, कई बार जेलों से इंसान सुधर जेल का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? सुधार करके बाहर निकलना। सुधार गृह। हाँ, लेकिन क्या सुधर के लोग बाहर कभी निकलते हैं? नहीं। 90% नहीं निकलते, हाँ, ओनली 5 टू 10%। वो भी बहुत रेयर होता है। और इवन जो क्रिमिनल नहीं होते हैं ना, जब वो बाहर निकलते हैं तो क्रिमिनल बन के बन निकलते जाते हैं, बन के निकलते हैं। क्योंकि अब उनकी आइडेंटिटी बन गई। उनकी आइडेंटिटी बन गई, उनकी आइडेंटिटी के साथ ये टैग लग गया। तो क्या है कि अगर रियल में हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो इस प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। जब इस प्रोसेस से वो गुज़रेगा तब उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। लेकिन दुनिया क्या है ना, वो रूल्स के हिसाब से चलती है। अगर कोई सुधर के भी वापस आएगा, जैसे अंगुलीमाल का मैंने कहा, अंगुलीमाल अंगुलीमाल नहीं रह गया, भिक्षु बन गया, फिर भी लोगों ने उसको पत्थर से मार दिया। क्यों? क्योंकि पहले तुम पहले वैसे अंगुलीमाल थे। थे, तुम ऐसे थे,
राइट। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आपने पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं कि उसका फल तो आपको आगे मिलेगा ही मिलेगा, आप आगे कितने साधु क्यों ना बन जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन पॉसिबिलिटी है आपके साधु बनने की, तो उससे दुनिया जो बदलेगी, नहीं बदलेगी आपकी तरफ, दुनिया का व्यवहार बदलेगा, नहीं बदलेगा, वो अलग बात है। लेकिन आपके अंदर कुछ बदल गया, तो आपका अचीवमेंट हो गया। फिर आप वो इंसान नहीं रह गए। दुनिया आपको कुछ भी समझती रहे, लेकिन आप वो इंसान नहीं रह गए। इस पे मेरा एक सवाल भी है आपसे, सपोज़ आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया गुस्से में, आवेश में या बातों-बातों में, या आपका गुस्सा उसके लिए इतना बढ़ गया या आपका ईगो अपने लिए इतना बढ़ गया कि आप उसको कुछ गलत बोल गए। अब लेटर ऑन आपने वो चीज़ रियलाइज़ कर ली कि ठीक है, मैं ये गलती कर गया। बट स्टिल आप उसके सामने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो कि हाँ, मैंने ये गलत किया। हुँ, हुँ। तो इस केस में वो चीज़ क्या माइंड में बनी आपके रहेगी, या फिर उसको आप किसी तरीके से रिमूव कर सकते हो कि यार ये गलती तो मुझसे हो गई है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, बट अगर मैं उसके सामने जाके माफ़ी माँगूँगा ना, तो हो सकता है चीज़ें और बिगड़ जाएँ। हाँ, देखिए, अगर उसके सामने जाके माफ़ी माँगने की बात है ना, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि मैं माफ़ी इसलिए नहीं माँग रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने माफ़ी माँगी या मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो चीज़ें और ख़राब हो जाएँगी। यस। दूसरा ये होता है कि मैं अपने ईगो की वजह से नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप ईगो की वजह से नहीं कर रहे हैं, तो स्टिल आप ट्रैप में ही हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। तो आपका अभी छुटकारा नहीं हुआ, अभी मछली के मुँह में काँटा लगा ही हुआ है, ठीक है? भले दुनिया को ना पता चले, लेकिन वो लगा ही हुआ है। लेकिन अगर आप ईगो की वजह से नहीं, बल्कि आप ये देख रहे हैं कि अगर मैंने एक्सेप्ट किया, हुँ। तो मेरी ज़िंदगी में या उसकी ज़िंदगी में या ओवरऑल टोटैलिटी में क्या चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो उस सिचुएशन में अगर आप सामने से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो अपने विज़ुअलाइज़ेशन में एक्सेप्ट कर लीजिए। उस इंसान को सामने विज़ुअलाइज़ करिए, इमेजिन करिए, दिल से उसको सॉरी बोलिए, उससे माफ़ी माँगिए। इससे आपका जो गिल्ट है, हुँ। वो रिड्यूस हो जाएगा। नहीं, समटाइम्स ईगो वाली भी जो बात आती है, ठीक है, मैंने सेल्फ एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने ये गलती की, हुँ, हुँ। बट स्टिल मेरा ईगो भी है, मैं उसके सामने माफ़ी नहीं माँग सकता, बट हाँ, मैंने ये पास्ट में गलती की है, मैं इससे सीखूँगा और आगे कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये आपके लिए लर्निंग का चैप्टर हो गया। तो वहाँ पे भी आपका माइंड सैटिस्फाई हो जाता है कि तुमने इससे लर्न करा, या मैं इसे एनएलपी में कहते हैं लर्निंग फ्रेम। ओके। जब ज़िंदगी में हमसे कोई गलती हो जाती है, तो बजाय ये सोचते रहने की कि मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे से ऐसी गलती क्यों हो गई, ये हो गया, वो एनालाइज़ करने के लिए ठीक है। अगर आप अपने आप के एक लर्निंग फ्रेम में अपने आप को रख लो कि व्हाट इज़ देयर टू लर्न, इससे मैं सीख क्या सकता हूँ? हुँ। तो अब उस घटना की जो यूटिलाइज़ेशन थी, वो आपने कर ली अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि एवरी चैप्टर इज़ अ लर्निंग चैप्टर। ज़िंदगी के हर कठिन चैप्टर को अगर आप देखोगे, तो वो कुछ ना कुछ सिखा के जाती है आपको, जिससे आप बेहतर बन जाते हो। परफेक्ट कोई नहीं है। राइट। ये तो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ कि एक जो समाज बाहर है, जो खुला घूम रहा है, और एक जो क्रिमिनल जेल के अंदर है, हुँ, हुँ। तो जो जेल के अंदर लोग बैठे हुए हैं, हुँ, हुँ। उनको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है इन कंपेयर टू जो लोग बाहर घूम रहे हैं। नहीं, बाहर वालों को ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? बाहर वालों को इसलिए ज़रूरत है कि वो अपनी अच्छी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकें और अपने बेस्ट वे में जी सकें। जो ऑलरेडी जो कुछ गलत कर चुका है, उसके लिए तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो वापस ठीक, क्योंकि अब तो वो अंदर है ना, अब वो बाहर आके समाज को नहीं डिस्टर्ब कर रहा। लेकिन जो हम बाहर लोग हैं, अगर हम अपने माइंड को नहीं समझ रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी को नहीं समझ रहे हैं, तो हम भी कल को उसी कैटेगरी में पहुँचने वाले हैं। तो जो अभी ठीक है, हाँ। उस सिस्टम को ठीक रखना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। साथ के साथ उनके ऊपर, अंदर वालों के ऊपर काम होना चाहिए, सो दैट वो इम्प्रूव हो सके। और अगर इम्प्रूव होके, जैसे आजकल शायद कुछ जेलों में है, जहाँ पे विपस्सना और ऐसी मेडिटेशंस और ऐसी चीज़ें जो हैं, वो जो प्रिज़नर्स हैं उनको कराई जाती हैं, सो दैट वो वापस ज़िंदगी के ट्रैक पे आ सके। तो उनके साथ काम करने का मतलब गवर्नमेंट को एक डिपार्टमेंट ऐसा डेवलप करना चाहिए, जो साइकोलॉजी, एनएलपी प्रैक्टिशनर्स, इन लोगों को यूज़ करके हुँ। वहाँ पे उन लोगों को हेल्प करें। लेकिन उससे भी बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि लोग वहाँ तक पहुँचे ना, उसके पहले अपने मन को समझ जाएँ, हुँ। उसके पहले अपने मन को हैंडल करना शुरू कर दें। वरना एक बहुत बड़ा क्राउड, या तो देखिए, क्राइम हम किसे कहते हैं? जब वो पकड़ा जाता है तभी तो हम क्राइम कहते हैं ना, उसके पहले कहाँ कहते हैं क्राइम? लेकिन आप सोच लीजिए कि क्या हम में से मैक्सिमम लोग अपने माइंड में कोई ना कोई क्राइम नहीं करते? करते हैं। करते हैं। सिर्फ़ हमने उसको मैनिफेस्ट नहीं किया है सामने की ज़िंदगी में, उसको प्रैक्टिकली नहीं किया, लेकिन मन के अंदर तो चल रहा है ना। तो उस मन पे काम करने की कितनी ज़रूरत है, और मन के अंदर 100 बार वो क्राइम आपने चला लिया, तो कल को रियल वर्ल्ड में भी आप कर दोगे। पॉसिबल है। पैटर्न बन जाएगा, पैटर्न बन जाएगा, राइट। पैटर्न बन जाएगा। आपने सब मैं एक स्टोरी है, शायद लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी है, ओके। जहाँ तक मुझे याद आता है। हुँ। तो वो कहानी, लेकिन उसके पीछे कितना गहरा साइंस ऑफ माइंड का मैसेज है, कि उसमें एक लड़का होता है, वो लड़का देखता है कि उसके गाँव में एक बूढ़ी लेडी है, जो लोगों को उनकी सामान गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में पैसा देती है। वो बूढ़ी लेडी है। ठीक है।
और उसको हमेशा उस लेडी को देख के चिढ़ होती थी, नफरत होती थी, है ना? कि इतनी बूढ़ी हो गई है, इतनी लालची है, पैसे का क्या करेगी, ये है, वो है। और बार-बार वो अपने मन में ये कहता था, इसका कोई गला क्यों नहीं दबा देता? ये और वो लेडी करीब 75-80 साल के आसपास की थी। ठीक है। अब एक दिन इस लड़के को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये उसके पास जाता है और उसको अपनी घड़ी देता है निकाल के कि ये घड़ी ले लो और मुझे पैसे दे दो। तो वो लेडी उसकी घड़ी ऑब्ज़र्व करने के लिए खिड़की के पास जाके खड़ी होती है, ऑब्ज़र्व कर रही होती है। और ये जाता है और पता नहीं क्यों उसका गला दबा देता है और वो तो बूढ़ी लेडी थी, वो तुरंत मर जाती है। अब 80 साल के आसपास की लेडी जब मर जाती है, तो क्या होता है कि वो वहाँ से फिर उसको समझ नहीं आता, वो अपनी घड़ी-वड़ी लेता है, वो भाग के आता है, अपने घर में छिप जाता है। पुलिस आती है, पुलिस भी इतना ध्यान नहीं देती, 80 साल की लेडी थी, इतनी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करती, मर गई होगी भाई, है ना? हाँ। लेकिन ये हर रोज़ अपने अंदर डरा हुआ है और फिर कुछ समय के बाद ये जाके पुलिस को कहता है कि वो लेडी जो मरी थी उसका मर्डर मैंने किया था। तो पुलिस वाले उसको भगा देते, पागल हो क्या? अच्छा। है ना? वो इतनी बूढ़ी थी, इतनी कमज़ोर थी, मर गई होगी, उसमें अब तुम कहाँ से आके अपने मन में कहानियाँ बना रहे हो? तो उसके पीछे वो कॉन्सेप्ट ये था कि उस पर्सन ने अपने मन में इतनी बार ये बात कही कि इसका कोई गला क्यों नहीं दबा देता, कि उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम में उसकी कॉन्शियसनेस गायब हो गई और सबकॉन्शियस में बना हुआ पैटर्न ही उसने अप्लाई कर दिया। तो इस वजह से इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने माइंड को अंडरस्टैंड करना शुरू करें, हम अपने माइंड पे काम करना शुरू करें। हम मन में वो इमेजेस बनाएँ, वो चीज़ें स्टोर करें जो हमें ज़िंदगी में चाहिए। जैसे अभी प्लेन हादसा हुआ, हाँ। जो अभी 2 दिन पहले हुआ है अहमदाबाद वाला, या। राइट? अब इस समय पूरे सोशल मीडिया पे वो प्लेन का हादसा छाया हुआ है। अब इसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होगा, मैं बताऊँ आपको माइंड के साइंस के अकॉर्डिंग? जी। कई सारे लोग फ्लाइंग का फ़ोबिया डेवलप कर लेंगे, हाँ। ठीक है? कई सारे लोग अब फ्लाइट में सबसे पहले सीट 11 ए बुक करेंगे। 11 की डिमांड बढ़ जाएगी। 11 ए की डिमांड बढ़ जाएगी और हो सकता है कल को प्लेन में 11 ए की स्पेशल प्राइसिंग रख दी जाए। माइट बी पॉसिबल क्योंकि कल मैंने एक न्यूज़ में भी पढ़ा था कि 1989 के आसपास भी एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें भी सारे पैसेंजर्स की डेथ हो गई थी, केवल 11 ए वाला ही बचा है। हाँ, कोई सिंगर था वो, मैंने हाँ। देखा। या। तो क्या होगा कि फ्लाइंग का फ़ोबिया लोग डेवलप कर लेंगे, जिन्हें फ़ोबिया नहीं भी होगा, बहुत सारे लोग टेक ऑफ के समय ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ। ठीक है। टेक ऑफ के समय लोगों की एंग्ज़ायटी बढ़ जाएगी। हाँ। अगर ये लैंडिंग के समय हुआ होता तो लैंडिंग के समय बढ़ जाती। ये क्यों हो रहा है? 2 दिन पहले ये चीज़ें क्यों नहीं थी? 3 दिन पहले ये चीज़ें क्यों नहीं थी? क्योंकि आपके माइंड में ये इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड नहीं था। अब लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन का इतना ओवरलोड कर दिया है माइंड को, और मैं कहता हूँ इसको कि योर बिहेवियर या योर रिस्पॉन्स इज़ कंसिस्टेंट टू द इमेजेस ऑफ योर माइंड। यानी आपका जो रिस्पॉन्स है, जो आप रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, वो आपके मन में क्या इमेजेस है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में है। अब लोगों ने अपने माइंड में उस एरोप्लेन की सारी इमेजेस प्लांट कर रखी हैं। लोग कैसे जले, कैसे ब्लास्ट हुआ, कैसे बिल्डिंग टूटी, ये हुआ, वो हुआ, सब। अब उनके माइंड में वो इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग इंस्टॉल हो गई है कि नेक्स्ट टाइम जब प्लेन फ्लाई करेगा, तो वो तो सबसे पहले घूमेगा। माइंड वही फीलिंग क्रिएट कर देगा, वो फ़ियर क्रिएट कर देगा और कितने लोगों की मेंटल स्थिति उससे अफ़ेक्ट होगी। बहुत। तो हम सोशल मीडिया को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने आप को सोशल मीडिया यूज़ करने से तो रोक सकते हैं। नहीं, अब ये तो अब माइंड ने ये देख लिया, ये समझ लिया। अब सपोज़ करिए किसी को इस चीज़ से ओवरकम करना है, तो क्या करे? देखिए, जनरल अगर किसी को फ़ोबिया ही हो गया, फिर तो उसको एनएलपी के फ़ोबिया बस्टर टेक्नीक की ज़रूरत है। ओके। मैंने खुद कुछ लोगों का फ्लाइंग का फ़ोबिया ठीक किया है ना? जिसमें से एक को जापान जाना था, कंपनी अपॉर्च्युनिटी दे रही थी, वो जा नहीं रहे थे फ्लाइंग के डर की वजह से। ठीक है। और ऐसे ही और 2-3 लोग, 2 लोग और हैं जिनको मैंने पर्सनली हेल्प किया, तो हुँ। उनको ही छोड़ दीजिए, वो तो एक्सट्रीम की बात है। अभी क्या करना चाहिए? अभी माइंड को ये रीज़न्स, अभी तो इस ज़ोन से आप निकल रहे हैं, है ना? तो अभी तो कुछ समय लगेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपको करने की क्या ज़रूरत है? आपको लॉजिकली ये देखना है कि दुनिया में एक्चुअली कितने प्लेन्स हर रोज़ फ्लाई करते हैं और कितना परसेंट एक्सीडेंट होता है। तो ये जब आप जैसे ही ये लॉजिक माइंड में डालेंगे, तो आपके माइंड की वो जो प्रोग्रामिंग है, वो टूटना शुरू होगी कि यार हर रोज़ लाखों प्लेन फ्लाई करते हैं और इतने सालों में एक प्लेन इस तरह से क्रैश हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी 0 पॉइंट पता नहीं कितने टाइम्स 0 और उसके बाद 1 है। दैट मीन्स आई एम सेफ। ठीक है? राइट। दूसरा एग्ज़ाम्पल, दूसरा रेफ़रेंस आपको देता हूँ, हमारा माइंड रेफ़रेंसेस में सोचता है। जिस समय आप प्लेन पे बैठ रहे हैं, उसी समय दुनिया में बहुत सारे और जगहों पे बहुत सारे और लोग प्लेन में बैठे होंगे जो टेक ऑफ करने वाला होगा। राइट। तो दैट मीन्स यू आर नॉट अलोन। बहुत सारे लोग फ़ेथ करके, चीज़ें करके उड़ रहे हैं। तो अब जैसे ही आपने अपने माइंड में वो इमेजेस चेंज की, आपकी फीलिंग चेंज होगी। और आखिरी काम जो करना है, वो ये करना है, अगर आपको ये डर डेवलप होना शुरू हो जाए,
तो क्लोज योर आइज, विजुअलाइज कि आप प्लेन में बैठे, प्लेन अच्छे तरीके से उड़ा, आपने एंजॉय किया और फिर वो प्लेन लैंड कर रहा है। जब आप अपने माइंड में 10-20 बार ये इमेजेस बना लेंगे तो माइंड फिर उसको रियलिटी मान लेगा। मैनिफेस्टेशन। हाँ, मतलब ये है मैनिफेस्टेशन, तो जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन मेनली क्या है कि ये जो विजुअलाइजेशन है ये आपके रिस्पॉन्सेज, जो आपकी फीलिंग्स हैं उसको हैंडल कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। देखिए Okay. कोई प्लेन जो क्रैश नहीं भी होने वाला है उसमें भी एक एंजाइटी वाला इंसान बैठेगा तो पूरे सफर में डरता रहेगा, और आसपास का माहौल ही पूरा खराब करेगा। पूरा माहौल खराब कर देगा। लेकिन वो प्लेन जो क्रैश होने वाला है उसमें जिसको ये नहीं पता चल रहा कि क्रैश होने वाला है वो आखिरी मोमेंट तक सही है। राइट। राइट। तो सर लास्टली मैं ये आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कोई पर्टिकुलर इंसान हम्म। क्या खुद से ये चीज समझ सकता है कि अब मुझे एक एनएलपी कोच की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल समझ सकता है। कैसे? जब आपको ये लगे कि आपके जो माइंड के थॉट्स है, जो आपकी फीलिंग्स हैं, अब वो मैनेज नहीं हो पा रही। अब आप जितनी चीज़ें जानते हैं, आपने किसी से बातचीत कर ली, दोस्तों से डिस्कस कर लिया या कुछ और कर लिया, लेकिन अभी भी आपका मन स्टेबल नहीं हो रहा, अभी भी आपके अंदर अनईज़ीनेस है बहुत सारी, राइट? तो उस समय फिर आपको ये सोचना चाहिए कि नाउ आई शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। और एनएलपी में मैं एक चीज़ कहता हूँ, क्योंकि हमारी बात शुरू से थोड़ी काउंसलिंग वाले टॉपिक पे ज़्यादा हो गई, जी। तो मैं जनरली एनएलपी में क्या कर मैं खुद तो काउंसलिंग बहुत कम कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा उतना टाइम नहीं होता। ठीक है। जनरली जब मैं करता हूँ तो वो शायद वेबसाइट पे है मेरी 10:30 टू 11:30 का स्लॉट अवेलेबल रहता है, जो अवेलेबल है वो कोई बुक कर सकता है, ओके। क्योंकि पूरे दिन मैं ये काम सेम नहीं कर सकता। तो मैं जनरली क्या कहता हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है ना, आपको एनएलपी को स्टडी करना चाहिए, सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको थेरेपी ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी प्रोफ़ेशनल हेल्प की ज़रूरत है। एनएलपी हर किसी की ज़रूरत है। अगर आप एनएलपी को किसी ऑनलाइन अच्छे वीडियो कोर्स से लर्न करना शुरू करते हैं और सीखते जाते हैं, तो जैसे-जैसे आप सीखते जाएँगे, आपको ये आ जाएगा कि आपको अपने मन की दुनिया को हैंडल कैसे करना है। तो यू विल बिकम योर ओन कोच, यू विल बिकम योर ओन थेरेपिस्ट। उसके बाद भी अगर ज़रूरत कहीं बचती है, तो फिर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, जनरली नहीं बचती। क्योंकि एनएलपी हमें ये भी सिखाती है कि हम अपने इश्यूज़ को भी कैसे डील कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि फिर आपको बार-बार थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अच्छा है भई, थेरेपिस्ट का भी काम चलता है, आपको भी हेल्प मिल जाती है, और ज़्यादातर लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि लोग हर 6 महीने पे अपना साइकोलॉजिस्ट बदल लेते हैं। क्यों? आज साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँगे, दुःख भरी कहानी रो-रो के सुनाएँगे, वो भी रोएँगे, साइकोलॉजिस्ट भी रोएगा। ठीक है। 3-4 सेशन, 5 सेशन के बाद अब उसको मज़ा नहीं आता, यार इसको तो कहानी सुना ली मैंने। अब किसी और को सुनाऊं। अब किसी और को सुनाऊँ, तो 6 महीने बाद वो थेरेपिस्ट बदल लेते हैं। कहते हैं कि मैम आपको पता है या सर आपको पता है, वो पुराने वाले थेरेपिस्ट से तो मैंने 6 महीने सेशन लिए लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो एक्चुअली ऐसे लोगों को कई बार सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ़ अपनी दुःख भरी कहानी सुनानी होती है, राइट? आप उन्हें कुछ चेंज करने के लिए कह दो तो कई बार वो एक्सेप्ट नहीं करते कि अपने बिहेवियर में ये बदल लो या अपनी थॉट प्रोसेस में ये बदल लो या ये एक्टिविटी कर लो। उसमें जो अच्छे थेरेपिस्ट होते हैं वो उनसे वो करवा लेते हैं कि ये दिस इज़ समथिंग, ये करके आओगे तभी अगला सेशन मिलेगा। तो नाउ चेंज ऑकर्स, अब चेंज होगा फिर। राइट, राइट। हुँ। तो सर ऑडियंस को आप लास्टली क्या बताना चाहोगे कि किस तरीके से वो अपने माइंड को या फिर किस तरीके से वो अपने आप को ट्रेन करें कि इन फ्यूचर ना तो वो क्रिमिनल बनने की तरफ जाएं या ना फिर कुछ ऐसे गलत काम करें या ना तो किसी का हार्म करें? बिल्कुल। देखिए उसके लिए क्या है ना कि सबसे पहले हम अपने आप को जानने की, अपने मन को समझने की शुरुआत करें। ठीक है। उसके लिए एनएलपी बेस्ड आपको जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि क्या है साइकोलॉजी पढ़ने में वो 2-3 साल लगते हैं, अगर आप जाके पढ़ना चाहें तो। और बहुत अच्छी चीज़ है, जी। अगर आपके पास समय है आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है उसके लिए और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप उतना समय नहीं दे सकते तो आप थोड़ा-सा समय हर रोज़ एनएलपी को पढ़ने पे या उसकी किसी अच्छी वीडियो को देखने पे आप लगाइए। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ समझ आ जाएगी। ज़रूरी नहीं कि आप कोई कोर्स ही जॉइन करें, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों की अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल है, इंटरनेशनल, नेशनल दोनों। जिसकी लैंग्वेज के साथ आप मैच करें, जिसकी बातें आपको समझ में आएँ। तो थोड़ा-थोड़ा समझना शुरू करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि जो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ वो क्यों सोचता हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ? मुझे जो करना चाहिए वो कैसे करना है? मेरे माइंड में कहीं कोई नेगेटिविटी आ रही है तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो जैसे-जैसे आप थोड़ा-थोड़ा स्टडी करना शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड योर माइंड बेटर। आपको अपने माइंड की बेहतर समझ आ जाएगी। जब बेहतर समझ आ जाएगी तो कहीं पे मन डिस्टर्ब होगा तो आप उसको हैंडल करने की डायरेक्शन में काम करेंगे, ना कि उस डिस्टर्बेंस में कुछ ऊट-पटांग हरकत करेंगे, राइट? बहुत सारे लोग हैं अपनी ज़िंदगी में जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं सुसाइड कर लेते हैं। हाँ।
अब उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर उनको ये बात समझ आ जाए कि दिस इज नॉट द टाइम टू टेक अ डिसीजन, मुझे इसको डिले कर देना चाहिए। जैसे कई बार कहते हैं ना कि कोई कह रहा हो आपका दोस्त कि यार मैं तो आज ही मरने वाला हूँ, आपको यार कल मिलते हैं उसके बाद बात करेंगे फिर तुम मर लेना, अब वो नहीं मरेगा। डिले कर दिया ना आपने उसके डिसीजन को, माइंड 100 पिक्चर्स क्रिएट कर देगा उसके बीच में। तो हमें एनएलपी को या माइंड को, जिसे मैं कहता हूँ एनएलपी, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ ना क्योंकि एनएलपी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं बताता, आपको टूल्स टेक्निक्स भी देता है बदलने की। क्योंकि हम समझ तो बहुत कुछ जाते हैं, लेकिन करना क्या है सब समझने के बाद, करेंगे कैसे? भाई मन में कोई नेगेटिव थॉट है, मुझे भी पता है नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, या लेकिन अभी भी वो थॉट आ रहा है तो क्या करें? इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैंने एक इंटरव्यू सुना था, एक कैब ड्राइवर का इंटरव्यू था, उसने एक लड़की का रेप किया था। हुँ। तो जब उससे इंटरव्यू में बात की गई, सो ही सेड कि जब मैंने उस लड़की को देखा, मेरे माइंड में ऐसा आया कि अभी मैं इसका रेप कर दूं, अभी मैं इसको पकड़ लूं, मैं इसके कपड़े उतार दूं, उसके बाद कोई मुझे गोली भी मारे तो मुझे मंजूर है। हुँ। मतलब मैं इस केवल उसके माइंड को समझने की कोशिश कर रहा था कि बंदे के माइंड में क्या थॉट है कि यार केवल मैं अगर आज इसका रेप कर दूं, उसके बाद कोई मुझे खड़ा होकर करके गोली भी मार दे तो मैं गोली खाने को तैयार हूँ। हाँ, तो इससे आप ये समझिए कि उसकी ज़िंदगी की समझ या उसके मन में ज़िंदगी की जो वैल्यू है वो कितनी कम है। उसके माइंड में जो वैल्यू है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इंस्टेंट प्लेज़र की है। उसके अलावा किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है। यानी उसके पास ज़िंदगी की कोई समझ ही नहीं है कि इसके बाद ज़िंदगी का क्या होगा? इसके बाद उस लड़की का क्या होगा? इसके बाद मुझे कोई गोली मार दे, मेरा क्या होगा? या मेरी फैमिली का क्या होगा? यानी उसके पास कोई एक्सपेंशन नहीं है। हुँ। ये मतलब ये एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल है जिसको हम कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा नाउ में जी रहा है कि उसको नाउ के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। है ना? जैसे आज हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं ना कि प्रेज़ेंट मोमेंट में जियो, तो वो बेचारा इतने ज़्यादा प्रेज़ेंट मोमेंट में है कि बस वो अभी का मोमेंट दिख रहा है। उसको आगे-पीछे का कुछ नहीं दिख रहा। तो ये नेगेटिवली स्पिरिचुअल है, मैं ये कहूँगा इसे। राइट। तो उसके मन को अगर आप समझना चाहते हैं तो वही समझिए, उसके पास लाइफ़ की वैल्यू नहीं है, उसके पास लाइफ़ को लेके कोई विज़न नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, वो सिर्फ़ अपने प्रेज़ेंट में। और आज उसके मन में ये चीज़ें हैं, बताइए क्यों रही होंगी उसके मन में कि ये इमेज कि बस मैं ऐसा-ऐसा कर दूँ, अभी कर दूँ, हुँ। क्यों रही होगी? मैं समझ नहीं पाया, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा था इस चीज़ को। क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक ये चीज़ जो है, उसकी फ़ाइल इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसके आगे दुनिया की सारी चीज़ें अनइम्पोर्टेंट है। अब चाहे उसने उसके जो भी उसने इसके पहले वीडियोज़ देखे होंगे या जो चीज़ें की होंगी या उसका जितना सप्रेशन रहा होगा, अपनी फीलिंग्स को दबाने का। तो जब किसी चीज़ को आप ज़्यादा सप्रेस करते हैं तो एक समय फट जाता है। ये तो ये सारे उसके पीछे रीज़न्स हैं। इसीलिए अगर आप कहते हैं ना कि हमें एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करनी है, तो सप्रेशन से बाहर आना पड़ेगा। हमने अपने आप को कई बार इतना सप्रेस किया होता है कि फिर हम फट के बाहर निकलते हैं। कई बार वो गुस्से के रूप में होता है, कई बार वो जो आप बता रहे रेप और इस तरह के केसेज़ में होता है। तो अगर हम इसे एक्सेप्ट करना सीख जाएँ कि हाँ, मेरे अंदर ये फीलिंग मुझे गुस्सा आ रहा है। भई मुझे एक इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा है और मैं रोज़ गुस्सा दबा रहा हूँ और एक दिन मैंने जाके उसका मुँह तोड़ दिया। उससे बहुत अच्छा था ना कि मैं पहले एक्सप्रेस कर देता कि यार तुम ऐसी बात मेरे से मत किया करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। राइट। लेकिन मुझे दुनिया ने सिखा दिया कि नहीं, नहीं गुस्सा नहीं व्यक्त करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को दबाना चाहिए। दबाना चाहिए। ये एक बहुत नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। इन कंट्रोल्ड वे अगर आप ये कर लेंगे तो आप अनकंट्रोल्ड वाले एक्शन नहीं करेंगे फिर ज़िंदगी में। ये इस चीज़ की तो हमको बचपन से प्रैक्टिस कराई जाती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ एनएलपी बचपन से सीखनी चाहिए। ना हमें पता है, हाँ। ना हमारे पेरेंट्स को पता है, ना हमारे टीचर्स को पता है। राइट। इस वजह से इतने चैलेंजेस हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपने किसी को फरारी दे दी और हुँ। उसको ये नहीं बताया कि फरारी चलाई कैसे जाती है। तो अब वो फरारी को बैलगाड़ी से घसीटेगा या उसे धक्का मारेगा या उसमें सब्जियाँ रख के बेचेगा। चलानी तो आती नहीं है। ऐसे ही हमारे पास ब्रेन है। ब्रेन हमें मिला हुआ है जो अनलिमिटेड वर्थ का है। मतलब इसमें कोई प्राइस टैग नहीं है। इसके अंदर का जो मन है हम उसे चलाना जानते नहीं हैं। तो कोई इसी ब्रेन से फल सब्जियाँ बेच रहा है, कोई इसे बैलगाड़ी से घसीट रहा है। इसका जो रियल यूज़ है, रियल पोटेंशियल है, वो हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। तो वो सीखना पड़ेगा उसके बाद, क्योंकि ब्रेन तो ऊपर वाले ने दे के भेजा है, माइंड हमने डेवलप किया है, माइंड ऊपर वाले ने नहीं दिया हमें। हुँ। तो ये हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम समझेंगे नहीं, हम करेंगे कैसे? राइट। थैंक यू सो मच मिस्टर वेद जी। पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत डीप डिस्कशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो मेरे माइंड में सवाल थे, जो मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि इनका जवाब दे जिससे ये क्लियर हो। वो बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड से क्लियर हो गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन पंचायत विद रोहित।
मोस्ट वेलकम और बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्शन करके रोहित, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच।